चल रहे हैं और आज खास तौर पर वो दिन है कि जो पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा, तारीख में इसकी मिसालें दी जाएंगी क्योंकि जो कुछ हो रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले ऐसी मिसालें नहीं मिलती। अदम एतमाद आई, डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग सामने आई, डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग पर अस खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिया गया। तकरीबन 5 दिन तक इस पर समाअत होती रही, दलाइल दिए जाते रहे और आज फाइनली वो दिन आ गया है कि जब ये डिसीजन अब से कुछ लम्हात बाद यानी 7:30 बजे का टाइम दिया गया है। डिप्टी स्पीकर की इस रूलिंग के खिलाफ जो फैसला है, जो डिसीजन है वो महफूज हो गया और अब 7:30 बजे ये फैसला सुना दिया जाएगा। फैसला क्या आता है, सबकी नजरें उसके ऊपर लगी हुई हैं क्योंकि जो एक आम तासुर है, एक आम राय है, वो ये है कि पार्लियामेंट में रूलिंग गवर्नमेंट की जानिब से आइन शिकनी की गई है, आइन से इनहराफ किया गया है, गैर आइनी काम किया गया है, जिसकी बदौलत ये केस सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट से अब थोड़ी ही देर में कुछ लम्हात के बाद फैसला आने वाला है और उसके बाद पाकिस्तान की अगली सियासत क्या होगी, आने वाले दिन पॉलिटिकली किस तरह के होंगे, ये फैसला वो सब कुछ डिसाइड करेगा। ऑपोजिशन भी देख रही है क्योंकि ऑब्वियसली इसके बाद उनका अगला लाहे अमल होगा। हुकूमत भी, रूलिंग पार्टी भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस वक्त उसी फैसले की तरफ देख रही है कि अगला लाए अमल क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले वजीर आजम साहब के मैं स्टेटमेंट्स देख रही थी, उनकी जानिब से कहा गया है कि अदालत का जो भी फैसला आएगा उसे कबूल करेंगे। कुछ इसी तरह की बात ही अपोजिशन की तरफ से की गई थी। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो जब सुप्रीम कोर्ट से आज थोड़ी देर पहले बाहर निकल रहे थे तो उनकी जानिब से कुछ इस तरह के रिमार्क्स दिए गए थे कि जो जिस पे डिबेट हो सकती है, जिस पर बात हो सकती है, कि जिसमें स्पेशली फवाद चौधरी साहब जो कि वजीर कानून भी थे, एक दिन के वजीर कानून थे, लेकिन उनकी जानिब से कहा गया था कि अगर इन सेशन इस पर हेयरिंग नहीं होती है, अगर इस पर फैसला नहीं होता है तो फिर 1940 से अपनी जिद्दोजहद का आगाज करना पड़ेगा। एनीवे जी, डिस्कशन हमारी होगी, यहाँ पर तमाम पैनलिस्ट साथ मौजूद होंगे। इस वक्त मुझे इमरान रियाज ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, बहुत बड़ा फैसला आने वाला है और वो फैसला जिसमें पाकिस्तान की तारीख रकम हो रही है। ये वो चीजें हैं जो हम देख रहे हैं, कम से कम मैंने अपने करियर में इस तरह की मिसालें, इस तरह की चीजें नहीं देखी हैं, यकीनन आपने भी नहीं देखी होंगी। ये नई चीजें हो रही थी जो अदम एतमाद की तहरीक के बाद सारा प्रोसेस हुआ, सारी एपिसोड हुई और आज फिर फाइनली ये फैसला आने वाला है। इमरान, देखिए, पाकिस्तान की तारीख फैसलों से बड़ी पड़ी है और उन्हीं फैसलों के ऊपर तो तबर्रे किए जाते हैं। यहाँ की तारीख में अगर हम ना ही जाएँ तो बेहतर है। बड़े बड़े कमाल और शानदार फैसले हमारी अदलिया में होते रहे हैं। आज एक फ़ैसला आएगा तो पता चलेगा। लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि जिस बुनियाद पे स्पीकर ने या डिप्टी स्पीकर ने जिस बुनियाद पे वो रूलिंग दी, उस बुनियाद को सुने बगैर कैसे अदालत किसी नतीजे पर पहुँच सकती है। मुझे तो यही बात समझ नहीं आ रही। मिसाल के तौर पे आपको एक बहुत बुरी मिसाल दे देता हूँ कि एक आदमी से गोली चलती है और कत्ल हो जाता है, तो उन हालात का जायज़ा लिए बगैर कोई अदालत सजाए मौत नहीं दे सकती जिन हालात में वो गोली चली है। हो सकता है वो सेल्फ डिफेंस में चला रहा हो सकता है उससे अचानक चल गई हो, बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी पड़ती हैं ना। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, इसके साथ जोड़ के मत देखिएगा, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जिन हालात में डेप्यूटी स्पीकर ने वो रूलिंग दी, उन हालात को और उन चीज़ों को देखे बगैर सुप्रीम कोर्ट कैसे किसी नतीजे पर पहुंच सकती है, ये एक बड़ा सवाल है जो इस अदालत के सामने हमेशा खड़ा रहेगा। बहरहाल उनका फैसला सर आंखों पर, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करे वो सबको मानना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन है चाहे वो हुकूमत है। फैसला मानने के अलावा कोई और आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। फैसला मानना होगा, आगे के रास्ते पे चलना होगा। सबके पास अपने अपने पॉलिटिकल ऑप्शन है। अगर तो फैसला अपोजिशन के हक में आता है तो हुकूमत के पास अपने पॉलिटिकल ऑप्शन है, वो उनको इस्तेमाल कर सकती है। अगर ये फैसला हुकूमत के हक में आता है तो फिर अपोजिशन के पास अपने पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकती है। सबको फैसला मानना चाहिए, सर नीचे करना चाहिए, लेकिन फैसले के ऊपर लोग कमेंट करते हैं और करते रहेंगे। हर फैसला तारीख में लिखा जाता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इमरान, फेयर इनफ तो ये है ना कि सबको फाइनली जाना तो इंतखाबात की तरफ ही है। जाना इंतखाबात की तरफ है। PMLN को, पीपल्स पार्टी को, MQM को इस वक्त इंतखाबात फजलुर रहमान साहब को सूट नहीं करते। इमरान खान ने अपने कमजोर तरीन इलाके में, देखें, ये जो तीन लोगों ने हाथ पकड़े थे ना आपस में, मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ का हाथ पकड़ा था, लोग सहम गए इनकी तीनों की शक्ल देखकर। लोग डर गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या होने जा रहा है। यानी आप एक इमरान खान को एक ईवल कह सकते हैं, लेकिन बहुत लेसर ईवल कहेंगे आप इनके मुकाबले में अगर कहेंगे तो। अगर ये शक्ल आ रही है इमरान खान को निकालने के बाद, तो लोग इतना डर गए कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में जहां PTI कमजोर थी वहां पे इमरान खान को क्लीन स्वीप करवा दिया। तो इनको ना सिर्फ अभी ये मिथ तोड़नी है, इनको टाइम चाहिए, दे नीड टाइम। इनको आपस में लड़ाई भी तो करनी है अभी।
अभी पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन से पहले, और ये संभाल के रखिएगा, ये जो क्लिप है जो अब मैं बात कर रहा हूं संभाल के रखिएगा, और जो इसको यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे देख रहा है वो इसको संभाल ले कि अभी पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने आपस में लड़ाई भी करनी है, और वो जो लड़ाई है वो अगले इलेक्शन से पहले उनको करनी होगी हर हाल में। उस लड़ाई से पहले वो इलेक्शन में नहीं जा सकते, क्योंकि इनके मिले हुए हाथ देकर लोग सहम जाते हैं, और वो सहमे हुए लोग जो है फिर कोई और ऑप्शन की तरफ जाते हैं, वो ऑप्शन इमरान खान है। तो इनको टाइम चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको, यानी आपको पता है, सब जानते हैं पाकिस्तान में कि वो जानिबदार है बहुत ज्यादा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बहुत सारे केसेस ऐसे मैं जानता हूं जहां पे बहुत बुरा हुआ, खुली धांधली हुई, इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं लिया। तो जहां पे इमरान खान के खिलाफ कोई चीज आती है वहां इलेक्शन कमीशन फौरन एक्टिव हो जाता है। तो अब वो कह रहे हैं कि 6 महीने 10 महीने से, हल्का बंदियों के बाद से लेकर अब तक नोटिफिकेशन हुए 10 महीने हो गए हैं, अब तक उनसे काम नहीं हुआ। वो कह रहे हैं 6 महीने और दे दें। तो वो भी अब वही जुबान बोल रहे हैं जो अपोजिशन बोल रही है कि वी नीड टाइम, हमें इस इलेक्शन को अगस्त के बाद करवाना है। तो वो इलेक्शन कमीशन भी उसी स्क्रिप्ट पे चल रहा है फिलहाल। अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का तो मैंडेट ही यही है, उनको जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आ रहा है फिर उनको उस पर अमल करना पड़ेगा, उनको उस टाइम पीरियड के अंदर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इमरान आप साथ ही मौजूद हैं, आसिफ करमानी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। जी सीनियर आपकी तरफ हम तो बैठे हुए हैं, हम डिस्कस करेंगे इसको बिल्कुल। आसिफ करमानी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम सलाम जी। आसिफ साहब, इस वक्त सर डॉलर जो है वो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गए हैं, फॉरेन रिजर्व्स खतरनाक हद तक सर नीचे चले गए हैं, शरह सूद वक्त से पहले ही 2.25% सर बढ़ा दिया गया है। आप नहीं समझते हैं सर कि मुल्क की इस्तेहकाम का इस वक्त वाहिद हल तमाम पार्टीज के पास यही है कि अर्ली इलेक्शंस की तरफ चले जाएं, ऑपोजिशन के पास भी इस ऑप्शन को मानने के सिवा कोई और चारा नहीं है? करमानी साहब। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया किरण। देखिए, इस वक्त तो ये मामला थे, ये पहले तय करने वाले होते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने तो इतनी, उनमें एक तकब्बुर है, उनमें इतनी एरोगेंस है कि वो तो अपोजिशन के साथ बैठना पसंद भी नहीं करते थे। और हुकूमत जो होती है ये उसका काम होता है कि मामलात को जौन सा है वो सबको साथ लेकर चले, लेकिन पहले ही दिन से इन्होंने अपोजिशन को दीवार से लगाया और उनसे किसी किस्म की बात भी करने से इनकार किया, और हालात यहाँ तक आज इस नहज पर पहुँच चुके हैं जहाँ आपने फरमाया कि जो डॉलर है वह 189 पर चला गया है। तो वो दौर भी था इस मुल्क में, देखा गया जब डॉलर 115 पे, 105 पे, 110 पे था, महंगाई कंट्रोल में थी, पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल में थी। आप मुझे ये बताइए कि ये जो आज हम जिन हालात का सामना कर रहे हैं वो और 3.5 साल 4 साल पहले के हालात का मुआवजा कर लें, क्या इतनी अफरा तफरी, क्या इतनी महंगाई, और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों के लिए कायद आज़म ने ये मुल्क बनाया था वो कोई चंद अशराफिया के लिए नहीं था, चाहे वो इधर है अशराफिया चाहे इधर है, मैं उसकी को स्पेसिफाई नहीं कर रहा। जिस मेजॉरिटी के लिए कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया था उनका तो बेड़ा गर्क हो गया पकड़ के, और यहाँ हम लोग जो से बंदर बांट में पड़े हुए हैं। हाउएवर, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में और मेरे ख्याल 15-20 मिनट आधे घंटे तक मामला वाज़िया हो जाएंगे। काश मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में फ्रॉम द डे 1 मामलात को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाता। अब तो इंतहा कर दी गई ना कि एक कदम एतमाद पेश हो रही है, आप असेंबलियां तोड़ दिया पकड़ के, गैर आईनी इकदाम आपने किया, और ऊपर से सदर साहब ने गैर आईनी इकदाम किया। अब तो कौम को बस उसका तो फाइनल डिसीजन अभी आ रहा है करमानी साहब, अल्लाह करे, उसका तो सर फाइनल डिसीजन अभी आ रहा है ना थोड़ी देर में, हार्डली 15 मिनट जी, हार्डली 15 मिनट सर रह गए। अब मुझे ये कहिए कि बिलफर्ज अगर सुप्रीम कोर्ट असेंबली बहाल कर देती है करमानी साहब, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज्तिमाई तौर पर रिजाइन कर देती है, तो सर फिर ऐसी सूरत में ऑपोजिशन क्या करेगी? उसके लिए आप लोगों के पास फिर क्या ऑप्शन होंगे? देखें, बुनियादी तौर पर तो ये जाहिर हो गया ना कि तहरीक इंसाफ जो है वो मैदान से भागी है, वरना अदम एतमाद पेश हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ, वो उसका मुकाबला करते। जो ऐन आइन और जमहूरियत है, जैसे एक अदम एतमाद जो है वो एक आइनी कदम था, एक आइनी इकदाम है, इसी तरह अपना आइनी तौर पर दिफा करना भी वज़ीर आज़म का उतना ही हक बनता था। सर जैसे अदम एतमाद आपका जमहूरी हक है, रिजाइन करना भी उनका जमहूरी हक होगा करमानी साहब? देखिए, करें, जरूर करें रिजाइन, बल्कि मैं तो कहता हूँ बड़ा अच्छा करें रिजाइन।
हम इलेक्शन करवा देंगे, जो नई गवर्नमेंट आएगी वो इलेक्शन करा देगी। ऐसी क्या उसमें बात, ये भी तो कहते थे ना, ये भी कहते थे कि ऑपोजिशन रिजाइन करे जी, हम कर देंगे इलेक्शन। तो ठीक है, इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन देखने की बात कि क्या अब तक जो हुआ है 3 अप्रैल से लेके अब तक, आप मुझे बताइए वो किस कानून और आइन के तहत हुआ? यानी कर क्या रहे हैं हम, किस तरफ जा रहे हैं जी? क्या हमारा क्या इसलिए ये करमानी साहब उसके बारे में तो राय अभी और भी ज्यादा वाज़ेह हो जानी है ना सर, उसके बारे में तो और भी ज्यादा राय वाज़ेह हो जानी है। आप मेरे साथ ही मौजूद हैं किरमानी साहब, क्योंकि मुसलसल डेवलपमेंट्स भी आ रही हैं। तो अभी पंजाब से मेरे पास डेवलपमेंट आ रही है, अलीम ग्रुप ने फराह गुज्जर के बारे में सामने आने वाली तफसीलात की तहकीकात का मुतालबा किया है। फराह गुज्जर की करप्शन की दास्तानों का आला अदालतें फौरी तौर पर नोटिस लें। पंजाब के इख्तियारात पर एक खातून ने किसके इशारों पर राज किया है? अलीम खान ग्रुप की जानिब से ये कहा जा रहा है, शुएब सिद्दीक की जानिब से ये कहा जा रहा है। नहीं मनीफ साहब, जरा डिटेल दीजिए जल्दी से इसकी। जी बिल्कुल, ये अलीम खान ग्रुप ने मुतालबा किया है कि फराह गुजर की करप्शन की जितनी दास्तानें जो हैं ज़ुबान ज़द आम हैं, आला अदलिया फौरी तौर पर इसका नोटिस लें और पंजाब के इख्तियारात पर एक खातून ने किसके इशारों पर राज किया, इसकी वजाहत तलब की जाए। और इसके साथ ही साथ फराह खान बताएं कि 2017 के मुकाबले में उनके असासों में इतना बड़ा इजाफा कैसे हो गया। और उसके साथ ये भी मुतालबा किया है अलीम खान ग्रुप ने कि वज़ीर आज़म हाउस की सरपरस्ती से ये खातून पंजाब के वसाइल पर काबिज रही, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर आला हाउस फराह गुजर के इशारों पर पोस्टिंग ट्रांसफ़र का मरकज़ बना रहा। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश थी कि ये खातून सेनेट में भी उनकी नुमाइंदगी करे। इमरान खान इन इंकशाफात पर खुद को कैसे करप्शन से मुबर्रा करार दे सकते हैं? आलमी और सोशल मीडिया फराह गुजर के कारनामों से भरा पड़ा है। आज दुनिया भर में जग अंसाई हो रही है, मुल्की इदारों को नोटिस लेना चाहिए, ये कहना है तर्जुमान अलीम खान ग्रुप शुएब सिद्दीकी साहब का। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका। अब करबानी साहब, हम डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कर रहे हैं, जो आज जजमेंट आने वाली है, जो डिसीजन आने वाला है। लेकिन सर, क्योंकि अभी मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज़ इस हवाले से आई है, जो अलीम खान ग्रुप है जिन्होंने पंजाब में आपकी हिमायत की है आपके वज़ीर आला के लिए, सर उन लोगों की जानिब से अब जब ये खबर आई है तो मैं चाह रही हूँ उसी पर ही आपसे पहले नून लीग मुसलसल, स्पेशली मरियम साहिबा ने इसका आगाज़ किया था। उन्होंने वो 6 अरब का तस्करा करके फराह का नाम लेकर अपने जलसे में बात की थी। उसके बाद मुसलसल नून लीग तनकीद कर रही है फराह बीबी पर, उन पर करप्शन के इल्जामात हैं। अब सर, इमरान खान के आप लोगों पर लगाए गए इल्जामात का ये रद्द अमल है, ये वाकई आप लोगों के पास सबूत मौजूद हैं उनके करप्शन के हवाले से? देखिए फराह बीबी, मैं ज़रा बात मुकम्मल कर लेता। मैं आखिरी एक बात करनी चाहूँगा आइन के हवाले से कि खुदा के वास्ते इस मुल्क को जो आइन रिटन है हमारा, वो बड़े ज़ीरक लोग थे जिन्होंने आइन बनाया था, तो उस आइन के साथ छेड़छाड़ ना कीजिए, उसको मोम की नाक ना बनाया जाए। नाउ कमिंग बैक टू योर दिस क्वेश्चन, देखिए मैं ख़वातीन के बारे में किसी किस्म के कमेंट्स करने में मैं एतराज़ करता हूँ, मैं उसको अच्छा नहीं समझता। लेकिन मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी ने भी करप्शन की है, एनीबडी, एनी इंडिविजुअल, उसके खिलाफ इदारों को एक इदारे मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, और उनके खिलाफ अगर कोई उन्होंने करप्शन में हाथ रंगे हैं तो उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए, वो कोई भी हो। अब जाहिर है अगर कोई बीबी हैं, कोई साहब हैं, मेरे लिए तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो भी लॉ ऑफ द लैंड है, वो जिसने भी कोई गलत रॉन्ग डूइंग की है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए जी, कोई भी हो। लेकिन उसमें किसी किस्म के इंतकाम का, किसी किस्म की कोई जाती लाइक डिसलाइक वो नहीं आनी चाहिए। मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ। सही, ठीक है। अब इमरान, जितना फराह गुज्जर का, फराह गोगी का नाम आ रहा है सामने, जितना उनके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, वो चाहे मुनर्रफ अराकीन हो उनकी जानिब से, चाहे मुस्लिम लीग नून की जानिब से, दीगर लोगों की जानिब से, जितना नाम आ रहा है, स्पेशली पंजाब की सियासत में जिस हद तक नाम आ रहा है, तो क्या ये अच्छा हो कि इमरान खान के विजन के मुताबिक वो अपने आप को पेश कर दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? खान साहब की फैमिली के बड़े करीब रही हैं वो, तो क्या ये अच्छा हो कि खुद को पेश कर दें वो तहकीकात के लिए? एक ना पंजाबी की बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है, उसे कहते हैं कि वेले दी नमाज़ां ते कवेले दियां टकरां। ये जो अलीम खान ग्रुप है या जो बाकी पॉलिटिकल लोग हैं, ये जो लोग अब फराह खान के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ये जब सारे लोग इक़्तिदार में थे तो उस वक्त इन्होंने किसी ने कभी बात क्यों नहीं की? उस वक्त क्या होता था? फराह खान से डरते थे, एक औरत से डरते थे, ये सारे क्यों तब बोलते नहीं थे? क्या उन्हें नज़र नहीं आ रहा था, या इक़्तिदार इतना अजीज़ था कि बोलने से डर रहे थे? मैं उस वक्त बोल रहा था, आरिफ हमीद भट्टी उस वक्त बोल रहा था, और हम बता रहे थे कि गलत हो रहा है। हम शोर मचा रहे थे कि उस्मान बुज़दार गलत कर रहा है,
और ये सारे लोग चुप करके बैठे थे। हम बता रहे थे कि तूर बुजदार पैसे बना रहा है, हम बता रहे थे कि तूर बुजदार का बेटा जो बैरून मुल्क मजदूरी करने के लिए गया था वो वापस आकर ठेकेदार बन गया है और पैसे बना रहा है। हम बता रहे थे कि उस्मान बुजदार के डीजी खान से, डेरा गाजी खान से, वहाँ से ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के अहकाम जारी होते हैं। तब ये सारे लोग चुप बैठे थे। इन्होंने वेले की नमाज नहीं पढ़ी, ये अब कवेले की टकरे मार रहे हैं, इससे कुछ नहीं निकलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ उस साजिश का हिस्सा बन सकते हैं जो इमरान खान के खिलाफ हो रही है। या इस वक्त क्योंकि इमरान खान अकेला हो गया तो सारे मिलकर उसको पड़ जाओ, और वो अकेला हो गया तो उसके ऊपर सारे मिलकर अटैक कर दो। ये जो आज तरीन ग्रुप को एकदम जोश आ गया है, ये जो आज चीना ग्रुप उठकर खड़ा हो गया है, ये जो दोस्त मदारी वो आदमी है, जब कोविड अपनी उरूज के ऊपर था तो मैंने इसके ऊपर एक स्टोरी की। ये आदमी अपनी पूरी फैमिली को लेकर, दोस्तों को लेकर एयरपोर्ट से निकल गया। उस वक्त एसओपी था कि 1 हफ्ते तक आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा, उसके बाद आप निकल सकेंगे। तो ये जबरदस्ती उनको लेकर निकल गया अपने प्रोटोकॉल के अंदर। मैंने इस पे स्टोरी की, मुझे फोन आया वफाकी वजीर का, और उसके साथ ये भी लाइन पे मौजूद था, और इसने दबाव डाला कि जी आप अपनी स्टोरी डिलीट करें। तो मैंने अपनी स्टोरी डिलीट नहीं की, और मैंने उस वफाकी वजीर को बाद में कहा ये फ्रॉडिया है। मुझे कल उस वफाकी वजीर का फोन आया, उसने कहा जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे, वो बंदा वैसा ही निकला है। तो मामला पता क्या है, इन सारों का ज़मीर नहीं जाग रहा। ये हालात देखकर फैसला कर रहे हैं कि क्या सूट करता है और क्या नहीं करता। क्या ये फराह खान के बारे में आज पता चला है? वो उसका गला बैठ गया आरिफ हमीद भट्टी का स्टोरियां दे दे के वो इनसे पूछ के थक गया। ये सारे बोलते ही नहीं थे, चुप कर जाते थे। कभी किसी ने एक दफा एक लफ्ज नहीं बोला। भाई उसको क्रेडिट तो दो जिसने ये किया था, या साबित तो करो। आज भी मैं चैलेंज करता हूं कि ये जितने लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये जितने लोग जितनी बातें कर रहे हैं, इनके पास साबित करने के लिए एक भी सबूत नहीं है उसके खिलाफ। जिसके पास सबूत है उसके जाके घुटने पकड़े और उसको कहें कि हमें ये सबूत दे। और उस्मान बुजदार के खिलाफ मैंने 12 स्टोरीज ट्रांसमिशन में ये बता चुके हैं कि आपके पास इसके कॉन्क्रीट सबूत मौजूद हैं इनकी करप्शन के। नहीं मनीष साहब, सर ये इमरान रियाज जिसके पास है ये उसको जानते रहे, बोलते रहे, इनके वीलॉग्स रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, ट्रांसमिशन में भी मुसलसल फराह के बारे में बात कर रहे हैं, उनके करप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, आरिफ हमीद भट्टी के बारे में बात करते रहे। आरिफ हमीद भट्टी साहब इस हवाले से जी इमरान मुझे इजाजत दीजिए ना, मैं नहीं हनीफ साहब तक जरा ये सवाल लेके जाऊं। आरिफ हमीद भट्टी साहब इस बारे में मुसलसल बात करते रहे हैं, अपने प्रोग्राम्स में, अपनी ट्रांसमिशंस में वो तस्करा करते रहे। लेकिन ये जो अब वो मुनहरिफ अराकीन है, अब वो अपोजिशन की हिमायत कर रहे हैं, उनकी जानिब से भी कहा जाता रहा और साफ वाजे पता चलता है कि उस्मान बुज़दार साहब और ये अब फराह बीबी, इनके करप्शन और इनके मामलात की वजह से ये जो खान साहब के लेफ्ट और राइट पर लोग थे, जो खान साहब की सियासत को बहुत बेहतर तरीके से समझते थे, जिन्होंने बड़े मुश्किल वक्तों में खान साहब का साथ दिया, वो लोग उनको बता रहे थे बार बार क्या वजह थी कि खान साहब क्यों कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे थे, कि जिसकी वजह से आज इतना मुश्किल वक्त उनके ऊपर आन पड़ा है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान रियाज साहब ने उस्मान बुज़दार की करप्शन के हवाले से मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा प्रोग्राम इन्होंने किए थे। बात हो रही है फराह गुज्जर जो खातून है उनकी बात हो रही है। जहां तक उनकी करप्शन के सबूतों की बात है तो उनके ससुर ने आज इंटरव्यू दिया है समा टीवी को, इकबाल गुज्जर ने, और उनका ये कहना है कि ये खवातीन का एक गैंग है जो राइजिंग स्टार्स को फंसाती हैं और उसके बाद उनके जरिए पैसा बनाती हैं। उन्होंने फराह गुज्जर को एक गैंग का हिस्सा करार दिया है। और जहां तक बात यह है कि उस वक्त जो है क्यों इस खातून के हवाले से इतना वावेला और इतना शोर मचा, इसलिए नहीं मचा कि उस वक्त इमरान खान साहब ने इस खातून का तज़किरा अपने खिताब में नहीं किया था कि एक फराह गुजर खातून है, जो दो दोस्त हैं खातून अव्वल की, उनके हवाले से कुछ अरसे में एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा। जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खातून का जिक्र किया, नाम ले लिया, तो फिर सबके जाहिर बात है कान भी खड़े हुए, सब ने उस पर काम करना शुरू किया, सब ने उस पर रिसर्च करना शुरू की। तो ये बड़ी कहानियां हैं, ये उसी तरह की बात है कि और ज्यादा ये उस वक्त नहीं मनीष साहब, क्योंकि हम बैठे हुए हैं और हमने इस पर डिस्कस करना है, हमने बिल्कुल इस पर डिस्कस करना है, इसको आगे भी फर्दर डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जी क्या सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इमरान अगर कोई अपडेट ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को तलब कर लिया है और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कानूनी टीम के हमरा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ये गालिबन एक निजी टीवी पे खबर चल रही है अभी, और ये मेरे पास खबर मौजूद भी है कि चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को तलब कर लिया है और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कानूनी टीम के साथ वहां पे पहुंचे हैं। मेरे ख्याल में इन इश्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं। ये
पॉलिटिकल पॉइंट्स जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी पे ही आ जाते हैं। मैं चाह रही हूँ जरा हम करमानी साहब का पहले करमानी साहब का टेक ले लें। करमानी साहब, ये फैसला अब हार्डली 3 मिनट्स रह गए हैं जो टाइम दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब वहां पर सिचुएशन जरा तसादुम से बचने के लिए, संभालने के लिए वहां पर सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट की हुई है। मनाजिर भी आप लोग को साथ साथ दिखा रही हूँ। करमानी साहब, अगर ये फैसला ऑपोजिशन जो अपने हक में फैसला समझती है कि ये फैसला आना चाहिए, अगर उसके बरखिलाफ फैसला आता है, देन व्हाट नेक्स्ट सर? आप लोगों का अगला कदम क्या होगा, अगला टेक क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सर तस्लीमें कम करेंगे या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? सर क्या करेंगे? नहीं जी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो उस पर सर तस्लीम खम है, चाहे उसको हमारे खिलाफ आए चाहे हमारे हक में है, जो भी मतलब वो तो उसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे तो दैट इज अल्टीमेट। ऊपर अल्लाह ताला की जात है, नीचे ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, तो उसके फैसले के सामने तो कुछ ऊंचरा नहीं हो सकती। हाँ, उस फैसले के आने के बाद उस पर राय दी जा सकती है, उस पर बात की जा सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें वेट करना चाहिए, फैसला का इंतज़ार करना चाहिए, और जब फैसला आ जाए उसके बाद फिर उसकी रोशनी में देखा जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अभी मेरा ख्याल है कि और वो किसको सूट करता है सर? सबसे इंपॉर्टेंट तो पॉइंट इसमें ये होगा करमानी साहब, सर इलेक्शन की बाज़गश्त तो शुरू हो गई है, और अगर इमरान खान साहब की हुकूमत को देखा जाए तो वो सर अमलन खत्म हो चुकी है, तो फिर आगे आप लोगों के पास क्या टेक है सर? क्या मियां साहब वापस आ रहे हैं? देखिए, ये तो मुस्लिम लीग नून अब अकेले तो फैसला करने की किरण बीबी पोजीशन में नहीं है। इसमें एक पीडीएम या मुतहदा अपोजिशन, जो भी आप उसको किसी नाम से बुला लें, तो ये तो उनके साथ मिलकर फैसला किया जाएगा कि इस सूरत हाल के बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सूरत हाल बनती है। जहाँ तक मियाँ साहब की बात है, वो मैं तो पहले भी जब भी अर्ज करता हूँ, लोग इसको पता नहीं क्यों सेंसेशनल बना देते हैं एक सब्जेक्ट, कि नवाज शरीफ साहब को जब उनके अलाउ कर देंगे मुआलिज, और दिस इज अ मैटर बिटवीन अ पेशेंट एंड देयर डॉक्टर, इट्स हिज डॉक्टर्स, वो जब करेंगे आ जाएंगे मियाँ साहब, वो कल कर देंगे कल आ जाएंगे, वो 2 महीने बाद करे 2 महीने बाद आ जाएं। लेकिन असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आना चाहिए। पाकिस्तान में अवाम की जो गरीब और जो मिडिल क्लास है, मेरे जैसा बंदा जो खुद ग्रोसरी करता है जाके, मेरे जैसा बंदा जो डेवू में भी सफ़र करता है, एक मिडिल क्लास का मैं एक फर्द हूँ, मेरे लिए क्या रिलीफ है इस पाकिस्तान में रह गया? मेरा तो ये सवाल है, और मेरा सबसे ये सवाल है कि भाई मिडिल क्लास गरीब के लिए, पाकिस्तान के लिए सोचो। करमानी साहब, ये बड़ा तारीखी मौका है सर, आप हमारे साथ हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है सर। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जरा अपडेट्स लेना चाह रही हूँ। ये तारीखी फैसला, हिस्टोरिक डिसीजन जो है वो अब से कुछ लम्हात बाद आने वाला है। जुल्करनैन इकबाल नुमाइंदे हमारे वहां पर मौजूद हैं, सुबह से सारी कार्रवाई देख रहे हैं, और अभी इंशाल्लाह हमें फैसला भी बताएंगे वहां से। जाइएगा, क्या डिटेल्स है आपके पास इस वक्त, क्या मनाजिर है सुप्रीम कोर्ट से? सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, सुना है किसी को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है गैर मुतालिका शख्स को। बिल्कुल किरण, एफसी और रेंजर्स की भारी नफरी इस्लामाबाद पुलिस के साथ तैनात कर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी, अहाते में भी, और जो कोर्ट रूम नंबर 1 है इस वक्त वो खचाखच भर चुका है, और जो तमाम लोग हैं दीगर वकला, उनको भी अब ऊपर जाने से, कमरा अदालत नंबर 1 की तरफ जाने से रोक दिया गया है और पुलिस ने, और सबको ये कहा जा रहा है कि जो दीगर अल्टरनेट अरेंजमेंट्स है, जो बाहर लॉबी है वहाँ पे स्पीकर लगा दिए गए, वहाँ पर फैसला सुना जा सकता है। बड़े सख्त अहकाम आए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से कि किसी को भी कमरा अदालत के अंदर खड़े होने की इजाजत नहीं होगी। जैसे बहुत ज्यादा रश बन जाता था, लोग खड़े होते थे, उनको रोक दिया गया है कमरा अदालत में दाखिले से। 3 जो इस्लामाबाद पुलिस की एसपीज हैं उनको ऑन ड्यूटी मुकर्रर किया गया कमरा अदालत नंबर 1 के अतराफ में। और साथ ही साथ अगर मैं सियासतदानों की बात करूं तो जो शहजाद अकबर हैं, आमिर कियानी है, फैसल जावेद खान है, इनके अलावा शहरी नुमान खुर्शीद समेत जो कई रहनुमा है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं फैसला सुनने के लिए। सहाफियों की, लोकल और इंटरनेशनल मीडिया की बहुत बड़ी तादाद है जो इस वक्त इस तारीखी मोमेंट को देखने के लिए और फैसला सुनने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। और टाइम जो दिया गया था वो तो हो गया, और बताया जा रहा है कि अब से तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर जो जजेस हैं वो अपने चैम्बर से निकल के रिटायरिंग रूम की तरफ आएंगे, जहां से फिर वो अपने गाउन वगैरह लेके तो कमरा अदालत नंबर 1 में आएंगे। उसके बाद जो फैसला सुनाने का अमल है वो शुरू किया जाएगा। जी किरण। ठीक है, बाबर आवान साहब से सवाल हुआ है वहां पर कि आप सर घबरा तो नहीं, तो वो कह रहे हैं कि अल्लाह पर एतमाद है बहुत। ये इस वक्त तारीखी मंजर, मैं बार बार इसको कह रही हूँ, ये तारीखी हिस्टोरिक फैसला आने वाला है और उसका इंतजार किया जा रहा है, और हर नज़र इस वक्त इस फैसले के ऊपर है, क्योंकि ये फैसला पाकिस्तान की अगली सियासत क्या होने जा रही है इस फैसले के बाद वो डिसाइड करेगा। तो ये बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। नदीम मलिक साहब वंस अगेन दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं ट्रांसमिशन में। मलिक साहब, जैसे ही आप उस वक्त निकले थे उसी वक्त मेरे पास खबर आई थी कि 2.25% शरह सूद बढ़ा दी गई है सर।
ऐसी सिचुएशन में शरह सूद बढ़ा देना, मलिक साहब इस पे जवाब दीजिएगा। बाबर आवान साहब की 1 सेकंड गुफ्तगू सुनवाइए, फिर मैं जवाब लेती हूँ मलिक साहब का। ये क्यों आप क्यों नहीं घबरा रहे? अल्लाह पे एतबार है। ये क्यों आप क्यों नहीं घबरा रहे? अल्लाह पे एतबार है। ये क्यों आप क्यों नहीं घबरा रहे? अल्लाह पे एतबार है। ये क्यों आप अल्लाह पर एतमाद कर रहे हैं। ऑब्वियसली तमाम लोग अल्लाह रब्बुल जलाल की ज़ात के ऊपर एतमाद करते हैं और उसी एतमाद के साथ पाकिस्तान के मुस्तकबिल का हाल इस वक्त हम देख रहे हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या डिसीजन लिया जाना है। सर अब इस डिसीजन पे बात करते हुए प्लीज ये 2.25 शरह सूद को कंटिन्यू कीजिएगा मलिक साहब। किरण, एक बिलावल का जुमला आजकल चलता है ना कि कांपे टांग रही हैं। जी जी। अभी दोनों फ्रीकों की कांपे टांग रही हैं। अच्छा। जब तक वो सामने आ नहीं जाता, अंदर से निकलना क्या, उसके बाद पता चलेगा। फिर ये एक का हौसला बुलंद होगा, स्टेबिलिटी आएगी, एक को स्टेबिलिटी आएगी, दूसरे को नहीं आएगी। दोनों को लाने के लिए कुछ तोड़ना पड़ेगा, वो है आइन। वो मुझे मुश्किल लगता है। फैसला इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी के साथ आना चाहिए, आइन अप होल्ड करना चाहिए। जो सूरत हाल आप देख रही हैं मार्केट्स की, मैं आपको पहले भी प्रोग्राम में कह रहा था कि जो काइबोर के आज के रेट थे वो 13.3% पे चले गए हैं। जो 1 ईयर ट्रेजरी बिल रेट है वो 13% से ऊपर जा चुका है। तो स्टेट बैंक ने शरह सूद को दोबारा ले गए, दोबारा से ऊपर। एक दफ़ा 13.25% पे डॉलर बेच रहे थे, हम उसी सिचुएशन में वापस जा रहे हैं क्योंकि रुपया आज आपका बंद हुआ है 188.18। ये इंटरबैंक की क्लोजिंग है। एक स्टेज पे 189 क्रॉस कर गया था, ये क्लोजिंग रेट है। तो हम एक इतना बड़ा क्राइसिस लाइक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और ये पॉलिटिकल सिचुएशन जो है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगी क्योंकि हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की सूरत हाल अच्छी नहीं है। IMF का प्रोग्राम जब तक एक सेंटर में गवर्नमेंट मुस्तहकम आके बैठेगी नहीं, रिज्यूम नहीं होगा और ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। तो फैसला आना वही चाहिए जो आइन कहता है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल फ्रंट पे सूरत हाल तकाजा करती है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी इंपोर्ट्स आ रही हैं, खासकर लग्जरी आइटम, रॉ मटेरियल्स को छोड़ के, जो गाड़ियाँ, बसें, फ्रिजें, जो कुछ आ रहा है, 3 महीने के लिए उसके ऊपर यूं करके पाँव रख दिया जाए, 1 रुपये की इंपोर्ट ना की जाए। हमारे पास डॉलर्स नहीं है, हम क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ लोग सोए हुए हैं, मजे कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान का वो सारा का सारा तवज्जो इस वक्त अदम एतमाद के ऊपर है, गवर्नमेंट बचाने के ऊपर है। उससे पहले भी सियासत खेल रहे थे। मलिक साहब, इलेक्शन कमीशन को भी बुला लिया गया। अभी आप कह रहे थे कि इस फैसले के बाद सारी सिचुएशन का, तो सर क्या कहते हैं आप, दमादम मस्त कलंदर होगा क्या? आपको लगता है ऐसा? अगर आइन देखिए 2-3 ऑप्शन है। अगर तो चीफ जस्टिस की आप ऑब्जर्वेशंस को देखें तो वो कह चुके हैं कि डिप्टी स्पीकर का जो ऑर्डर था वो गैर आईनी था। वहाँ तो क्लैरिटी मिलती है कि उसको वो सेटिसाइड कर दें। दूसरा हिस्सा जो है वो कंफ्यूजिंग है कि क्या बैक टू वोटिंग, जहाँ से वोटिंग का अमल टूटा था, दोबारा जाओ डे 7 पे वापस शुरू से काउंटडाउन, वोट डालो और फिर फैसला हो जाए। उन्होंने शहबाज को बुलाया रोस्टरम पे, उसको बुलाया बिलावल को कि आप भाई जाओ इलेक्शंस पे जाओ, आप तो सियासी लोग हैं, डरते क्यों हो? तो उन्होंने कहा हम रिफॉर्म करना चाहते हैं उस इलेक्शन लॉज के अंदर, फिर इलेक्शन पे जाएंगे। रज़ा रब्बानी ने भी ये बात की कि शफाफियत आ जाए। अब उसके लिए तो 10-15 दिन 20 दिन काफ़ी होंगे, इससे ज़्यादा ही नहीं चाहिए, नहीं होगा तो ये भी हो सकता है। और एक वो जुनीजो मॉडल है, वो नजरिया ज़रूरत है। जुनीजो मॉडल वो आईनी कानूनी नहीं है, वो नजरिया ज़रूरत है। असेंबली टूटी गैर कानूनी, लेकिन क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस है तो इसलिए इलेक्शन चलने दो, तो नजरिया ज़रूरत नहीं लगना चाहिए। जो आइन कानून कहता है उसको ठोक बजा के फैसला दें, ये आइन है, ये कानून है, हम इससे आगे नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट की डोमेन आइन को तजावुज करना नहीं है। जी जी। और सर जस्टिस मंदुखेल साहब ने ये अपने रिमार्क्स में कहा है कि हम कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि इस किस्म की बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो रही थी कि इस वक्त कौमी मफाद को भी देखा जाएगा, अवामी मफाद में क्या है उसके तनाजुर में फैसला किया जाएगा। तो जस्टिस मंदुखेल साहब कह रहे हैं कि आइन हमारे लिए बड़ा है और आइन का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। जी सर, आइंदा से गैर आइनी किसी भी इक़दाम का अगर रास्ता रोकना हो तो उसके लिए पहली शर्त यह है कि जिस दिन आप फैसला कर रहे हैं उसको आइन के ताबे कर दें। अगर उस दिन आपने आइन तोड़ के फैसला किया कि आइंदा से आइन तोड़ने का रास्ता रोक रहे हैं, तो फिर आप दरवाजा खोल देते हैं, जिससे आइंदा से वो मिसयूज होता रहेगा। आपको वो दरवाजा बंद करना है। आइन के अंदर ये लिखा है, यही वो किताब है जिसके नीचे सुप्रीम कोर्ट बनी है। सुप्रीम कोर्ट इस आइन के तहत ही बनी है ना, वो इससे मावरा तो हो नहीं सकती। तो उसी आइन के नीचे तो हम फैसला दे सकते हैं, इस आइन से बाहर नहीं निकल सकते। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह कर सकती है, नया आइन नहीं बना सकती। आइन ये पार्लिमान बनाने की मजाज है। अगर उसके अंदर कोई खला है, कमी है, तो उसको दूर करने के लिए भी इसी पार्लिमान को काम करना है। तो सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस का आज इम्तहान है। आज रोजों के महीने में या तो अपनी आखिरत कमा लें, तो या फिर यह है कि वो नजरिया जरूरत को सामने रख लें। मेरे ख्याल में आइन को जीतना चाहिए। और आपने एक उस वक्त आपने एक जुमला दिया था कि इफ्तार तो आज ये तो मेरी उम्मीद यही है कि आज इफ्तार होगी। और अब अभी एक और मुझे जुमला मलिक साहब ने दे दिया है, बिलावल वाला, कांपे टांगने वाला। इमरान, इस वक्त किसकी वैसे कांपे टांग रही हैं? मैं ना आज शहबाज शरीफ साहब का एक बड़ा मजा है, वो अदालत में अल्लाह का वास्ता दे रहे थे और नदीम बात की कि अपनी आखिरत संवारने का मौका नदीम भाई ने दे दिया उनको
कि अपनी आखिरत या तो संवार लो होते या फिर फैसला जो है वो, यानी ये फैसले मशरूत हो गए हैं और हर एक को अपनी मर्जी का फैसला चाहिए। लेट द कोर्ट डिसाइड, वो जो भी फैसला दे। जजेस जो हैं उनका विजडम हम सबसे ज़्यादा है, हमें ये मानना पड़ेगा, इसीलिए वो जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं, 5 जजेस हैं। उन पे आप शिकायत बाद में कर सकते हैं कि अगर ये हो जाता तो बेहतर होता। फैसला आने के बाद उस पर राय आप दे सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि उन हालात को ज़रूर देखा जाना चाहिए था या उन चीज़ों को ज़रूर देखा जाना चाहिए था जिनकी बुनियाद पर डेप्यूटी स्पीकर ने ये रूलिंग दी है। अगर उन चीज़ों को देखा जाता ना तो ये गद्दारी वाला मसला भी हल हो जाता। अपोजिशन के लिए एक बड़े अच्छे रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट से आ सकते थे कि पाकिस्तान में कोई ऐसा बज़ाहिर, या बादियों नज़र में पाकिस्तान में कोई बज़ाहिर ऐसा गद्दार नहीं है जिसके इशारे दिए जा रहे हैं। हाँ, ये बैरूनी साजिश है और कुछ भी करके चाहे खिलाफ दे देते स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के, लेकिन इस चीज़ को स्टडी ज़रूर किया जाना चाहिए था। कांपे किसी की भी टांग रही हूँ, इलेक्शन में जाने से कांपे नहीं टांगनी चाहिए। देखें, किसी भी वजह से कांपे टांग सकती हैं, आईडी मामलात में टांग सकती हैं, किसी के नंबर अगर कौमी असेंबली में पूरे नहीं है वहाँ टांग सकती हैं, किसी के ज़्यादा है कम है कोई, लेकिन इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज को हर वक्त जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये जो इसमें तो कोई शक नहीं है, जो पार्टीज होती हैं वो आवाम से बनती हैं और फिर आवाम में ही फाइनली जाना ही आवाम में, तो इस चीज से तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ आपकी बात से। आबिद जुबैरी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, मैं आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। आबिद जुबैरी साहब, जी आबिद जुबैरी साहब, सर इमरान ने खबर दी, हमारे पास कन्फर्म खबर भी आ गई, इलेक्शन कमीशन सर इनको भी बुला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन से पहले। वो जो डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन आना है जिसको सब देख रहे हैं कि क्या डिसीजन आने वाला है, इससे पहले इलेक्शन कमीशन को बुलाया जाना, सर इसकी जुबैरी साहब क्या वजह हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया किरण। देखें, इसमें एक चीज़ हो सकती है कि उन्होंने आज के दिन एक ख़त लिखा है सदर पाकिस्तान को कि वो 3 महीने में इलेक्शन नहीं करा सकते। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक डॉन की खबर की तरदीद की थी कि वो इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं, तो शायद इसी वजह से या तो इस खत की कोई बात हुई है वहाँ कोर्ट में, आप बेहतर जानती हैं, या किसी तरह उन तक ये खबर पहुँची है कि ये इन्होंने कहा है कि 3 महीने में इलेक्शंस नहीं करवा सकते। जबकि देखिए, अजीब सी बात है कि आज फर्ज करें एक प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके बाद सवाबदीद होती है। आज एक नॉर्मल कोर्स में प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है सदर पाकिस्तान को कि जी आप तहलील कर दें असेंबली, तो वो 2 दिन के अंदर अगर सदर नहीं करता तो 48 घंटे में तहलील हो जाएगी, तो फिर इलेक्शन 3 महीने में होने होते हैं। तो ये तो अजीब सी बात हुई है। आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो तैयार नहीं है, जबकि उनको हर वक्त तैयार रहना चाहिए। तो शायद यही उसका पस मंजर है जिसमें उनको बुला के पूछा जा रहा है। तो इसका एक और चीज़ भी हो सकता है अदालत भी अपने फैसले में कुछ इलेक्शन के बारे में सोच रही है, लेकिन वो तो नेचुरली अभी जब फैसला आएगा तो उसका पता चलेगा। जुबैरी साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार है, वो कह रहे हैं सर जी क्या कह रहे हैं? अच्छा, इसमें ऐसा है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला पेंडिंग था, उनका 7:30 बजे फैसला आना था। इस बीच में वो इलेक्शन कमीशन जिसने 2 दिन पहले कहा था कि हम टाइम पे इलेक्शन करवा सकते हैं, उन्होंने सदर पाकिस्तान के खत का जवाब दिया। अब मुझे कंफर्मेशन ये है कि सदर पाकिस्तान के सोर्सेज से कहीं से भी ये खबर लीक नहीं हुई। ये खबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद लीक की है, इसकी भी इंक्वायरी हो सकती है आने वाले वक्त में। उन्होंने इस खबर को, सदर पाकिस्तान को जो जवाब लिखा उसकी खबर खुद लीक की, ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो पेंडिंग फैसला है वो उसके ऊपर ये असरअंदाज हो सके। और इस बात के ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो सवालात भी उठा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का इस मौका पर अचानक 6 महीने तक इलेक्शन ना करवा पाने का जो बयान है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे असरअंदाज हो सकता है। और यही एक रीजन हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर बुला लिया है इलेक्शन कमीशन को, और उसके साथ साथ थोड़ा सा डिले भी आ गया है फैसला सुनवाने में। तो ये इलेक्शन कमीशन मुझे ऐसा लगता है कि फंस गया है, क्योंकि ऐवान सदर से ये खबर जो है वो बाहर नहीं निकली, ये इलेक्शन कमीशन में से नहीं हुई है। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने खुद ये खबर लीक की है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ताकि ये असरअंदाज हुआ जा सके। बिल्कुल ठीक है, इसको भी आगे डिस्कस कर लेते हैं। सर जुबैरी साहब, मैं आपसे पूछ रही थी, सदर सुप्रीम कोर्ट बार कह रहे हैं कि अगर जो फैसला आता है वो महज इलेक्शन का फैसला होता है तो फिर ये नजरिया जरूरत होगा सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इत्तेफाक करते हैं आप उनकी बात से? विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, मैं बिल्कुल नहीं इत्तेफाक करता उनसे। नजरिया ज़रूरत क्या है? ये कोई मार्शल लॉ का ज़माना थोड़ी है कि कोई एक, अगर वो इस पहले बात तो अभी ये फैसला आया नहीं है कि क्या वो होल्ड करेंगे कि जो स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी वो आइन के मुतज़ाद है या नहीं, मुतसादिम है या नहीं।
फर्ज करें क्योंकि आज कुछ ऑब्जर्वेशन हुई हैं और सबका जनरल व्यू यही है किरण के वो कहेंगे ये गलत। दूसरी बात देखनी है कि आर्टिकल 69 की वो कितनी क्या तशरीह करती है सुप्रीम कोर्ट के उसके बावजूद वो उसकी स्पीकर की रूलिंग को अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, क्या वो असेंबली को रिवाइव करेंगे या नहीं उस तक, ये बातें भी अभी सब देखनी है। तो अभी ये कबल वक्त उनका रिस्पेक्ट टू देम की स्टेटमेंट है। और इलेक्शन अगर देखिए इलेक्शन करवाना, अगर ये इतनी जो हालात चल रहे हैं पंजाब में, आप देखिए क्या हालात हो रहे हैं, इसके नजर में सब पार्टीज को जाना चाहिए। ये क्यों है कि जी वो उनकी जो बात आज कोर्ट में की गई कि जी हमें आने दिया जाए, फिर हम हुकूमत करें, फिर हम चले जाएं, आपको वो सारी चीजें देखें कोर्ट के सामने आई होंगी, जो वहाँ आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे कि जिस तरह से एक मेजॉरिटी को माइनॉरिटी बना दिया गया, तो ये सब चीजें भी देखनी होंगी। और कि आप देखें, आपने पहले उनके अरकान को तोड़ा, फिर उनके अरकान को तोड़ने के बाद आपने फिर बाद में वो एलाइज आपके साथ आ गए। देखिए नॉर्मल कोर्स में आर्टिकल 95 जो है किरण, वो कहता है कि जी आप नो कॉन्फिडेंस मूव कर सकते हैं। बेशक बिल्कुल आइन के हिसाब से आप कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जी स्पीकर सही नहीं था, वो वोटिंग को नहीं रोक सकते थे, डिप्टी स्पीकर या स्पीकर, किसी तरह से वोटिंग होनी है। लेकिन ये कहाँ आइन में लिखा है कि जी उसके बाद वो दूसरी पार्टी अपनी, वो नॉर्मल कोर्स में यही होता है, नॉर्मल पार्टी आए वो अपनी मेजॉरिटी बना के वो हुकूमत बना ले, मेजॉरिटी गवर्नमेंट फारिग कराई गई जिस तरह से भी, और फिर दूसरी गवर्नमेंट बन जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1979 में एक इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर थे जेम्स कैलाहन, वो लेबर पार्टी के थे। उनको एक वोट से अपनी मेजॉरिटी खो गए, 311 उनके मुखालिफत में मिले और 310 जबकि उनकी मेजॉरिटी थी, वो चले वहां हो गया। तो वहां भी इलेक्शन हुआ, उसके बाद मार्गरेट थैचर इलेक्ट हुई थी। वो जो मार्गरेट थैचर नए अवान के अंदर से इलेक्ट होके नहीं आ गई थी, फिर इंग्लैंड में इलेक्शन हुआ था, फिर मार्गरेट थैचर इलेक्शन जीत के आई थी। तो अगर ठीक है आप नो कॉन्फिडेंस पास होता है, इनके खिलाफ होना, इमरान खान साहब ceases to be the prime minister under article 95, इसके बाद मेरा व्यू ये है कि उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए ताकि एक जो सही हुकूमत है वो मुल्क बन सके, ताकि स्टेबिलिटी आ सके इस मुल्क में। ठीक, बिल्कुल ठीक है। जुबैरी साहब मैंने आपसे मजीद भी बात करनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी अपने पूरे अमले के साथ वहां पर पहुंच चुके हैं, और फवाद चौधरी साहब ने भी जिस तरह की आपने बात की है, इससे मिलीजुली ही बात की है, उनकी जरा गुफ्तगू सुनते हैं, फिर मैं आपसे अगला सवाल करती हूँ, सुनवाएं। कबूल नहीं, बल्कि वो सीधी सी बात रिस्टोर की कर रहे हैं कि जी सर जो है पाकिस्तान का वो आइन से तय करता है, ना करे पाकिस्तान पे ये वक्त है कि मौलाना के फैसलों पे हमें पाकिस्तान अदालत की जानिब से साहब क्या देख रहे हैं सूबाई असम्बलियों के मुस्तकबिल के बारे में, तुम क्या कहते हैं? बाकी पीएम से इसकी बात नहीं हुई है, मेरा बाकी ख्याल ये है कि पूरा मुल्क इलेक्शन है। सर चीफ जस्टिस ने बेंच ने बोला, हमारे पास सर बेंच ने बोला कि अपोजिशन लीडर को ये कहा है कि आप लोग इलेक्शन की तरफ जाएं, जिस पे उनके रिमार्क्स ये थे कि अभी हमारी तैयारी नहीं है। तो सियासी जमातें इलेक्शन से ही भाग रही हैं, उन्होंने क्या सियासत करनी है, उन्होंने कोई और काम करें। जुबैरी साहब, सर अदालत में वाज़ेह हो रहा है स्पीकर की जो रूलिंग थी वो गलत थी, तो सर अगर ये रूलिंग गलत थी तो फिर इस पर क्या सजा बनती है और कौन कौन फिर इसकी लपेट में आ सकता है? जुबैरी साहब मैं समझता हूँ रूलिंग गलत होगी, ये तो प्रिविलेज होगा। कल एक अदालत गलत फैसला कर देती है, सुप्रीम कोर्ट उस नीचे की अदालत की मातहत अदालत के ऑर्डर को खिलाफ करती है, उनके खिलाफ एक्शन होता है। ठीक है, उन्होंने एक बात की, आप कोर्ट इस नतीजे में पहुंची कि जी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, तो इसका ये मतलब थोड़ी जैसे बात हो रही है कि हर किसी पर आर्टिकल 6 लगाया जा रहा है। देखिए विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, अगर उसने गलत काम भी किया है तो उसको वो भुगतेगा, उसके खिलाफ आप नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, या जो खैर असेंबली तहलील हो गई। अगर फर्ज करें एक स्पीकर गलत काम करता है, देखिए एक और बड़ी बात कोर्ट को मद्देनजर रखनी है, वो रखनी ये है कि कितनी वो मुदाखलत करेंगे पार्लियामेंट में, जो एक खुद इंडिपेंडेंट अदारा है। आर्टिकल 69 वहां मौजूद है। ठीक है, आप होल्ड कर रहे हैं कि जी वो ये नहीं रोक सकता था वोटिंग, उन्होंने गलत बात की, उन्होंने बिल्कुल गलत किया। देखिए यहाँ बात उससे बहुत आगे जा चुकी है। देखिए इल्जाम और काउंटर इल्जाम लग चुके हैं। एक इल्जाम ये कि जी वहाँ उनके एक खत है जिसकी वजह से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया जा रहा है। ठीक है, उसका भी सबूत और कहीं वो स्टैब्लिश हो, वो अलग बात है। दोनों तरफ से देखिए माहौल देखिए क्या हो रहा है। तो इसमें बेहतर एहसन तरीका ये होगा कि इलेक्शन की तरफ कोर्ट जाना चाह रही है, अगर जा रही है तो ये नजरिया जरूरत के तहत नहीं हो रहा, ये मुल्क की स्टेबिलिटी को देखते हुए। आप देखें आज इकोनॉमिक कंडीशन आपके दिन भर आप हमें दिखाती रही है कि मुल्क की इक्तिसादी हालत क्या हो गई है। जी जुबैरी साहब, जो बात आप करें, मलिक साहब ये वाली बात मैं आपकी तरफ लेकर आना चाहूंगी। इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो हमारे पास खबर आई, जिसकी डिटेल एक स्टोरी अभी इमरान ने दी है कि ये सदर साहब को लेटर लिखा गया था, लीक वहां से तो नहीं हुई, तो ये इलेक्शन कमीशन ने लीक की है ताकि
फैसले के ऊपर असरअंदाज हो सके। तो सर मेरी एक थॉट है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, कि क्या फिर इलेक्शन कमीशन को भी ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि वो जो एक इंटरनेशनल साजिश हो रही है पाकिस्तान में रिजीम चेंज की, उसमें इलेक्शन कमीशन ने भी अपना हिस्सा डाल दिया है? अगर पीटीआई के मुताबिक फैसला ना आया तो पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग सारे उस साजिश में मुलव्वस होंगे, ये बात है, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल होगा। इनको भी पकड़ के डाला जेल में बंद कर देना चाहिए। वो हो सकता है मतलब मीडिया टिपिकली जैसे जाता है खत लेता है, उसको खत लेके तो किसी ने मीडिया पे जारी कर दिया होगा। अब इस हवाले से सदर साहब ने उनको एक ख़त लिखा था, जो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने असम्बलियाँ तोड़ने की एडवाइस की है तो प्रेसिडेंट साहब ने एक ख़त लिखा है और उस ख़त का एक तरीकाकार है जवाब भी वापस आना है। अब वापसी में जवाब में उन्होंने ये बताया है कि जो सेंसस हुआ था पिछले इलेक्शन में वन टाइम एग्जम्पशंस दी गई थी, अब वो एग्जम्पशंस दस्तियाब नहीं है, तो हमें डीलिमिटेशंस पे जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी लीगल पोजीशन वाज़ेह की है। ये तो एक लीगल हिच है जिसको सॉर्ट आउट करना है। इससे बड़ा लीगल इशू जो है वो ईवीएम मशीन्स के हवाले से जो लॉ बना हुआ है और इंटरनेट वोटिंग है जो ओवरसीज पाकिस्तानी। मलिक साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे याद पड़ा है कि ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत काफी टाइम पहले इलेक्शन कमीशन बता चुका था कि इतना जल्दी ये प्रोसेस हो नहीं सकता ईवीएम के ऊपर। इसके लिए बजटिंग, कॉस्टिंग, ये सारी चीजें होनी है, कॉस्टिंग और स्टाफ ट्रेनिंग, जी लंबा प्रोसेस है ये। आप इजाजत दें तो मैं जरा इसमें ये ऐड कर दूं कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जब इसके बारे में रब्ता किया गया था मशीनों की सप्लाई के हवाले से, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। अब विश लिस्ट तो आप मतलब है कि वो दे रहे हैं एक बहुत आला पाए की, और बंदोबस्त आपके पास है नहीं। अब एतराज भी वो करेंगे जिनकी ये विश लिस्ट है, और वहां पे फिर दूसरी सूरत हाल जो ये है कि व्हेन अ सेंसस इज नोटिफाइड देन डिलिमिटेशंस आर डन अकॉर्डिंगली। अब उसके मुताबिक अगर वो नहीं होती, आई एम सॉरी मलिक साहब मैंने आपके नहीं आप बताइए, वो अगर नहीं होती तो वो अगेन वो वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। अब और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जनाब हम कहते रहे कि जनाब आप हमें इस सिलसिले में इसको नोटिफाई करें ताकि हम आगे अपना काम शुरू कर सकें। अब ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी जगह पे, और दूसरा कौन सी जगह से लेटर लीक नहीं होते, और इसमें तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे साथ लीक जैसे भी हो, एक सवाल ये है कि डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी 3.5 साल से पीटीआई की हुकूमत थी, इन्होंने इलेक्शन पे जाना था, तो ये काम शुरू क्यों नहीं हुआ? 2017 की ये हुई है, सेंसस हुआ है, इसी हुकूमत में नोटिफाई किया, उसमें पहले डिस्प्यूट हुआ, ठीक है जी। उस डिस्प्यूट को फिर रिजॉल्व करने की कोशिश की, कुछ यकीन दानियां कराई गई कि आइंदा जो है वो हम इसमें ये दुरुस्ती करके और कबल अज़ वक्त कर लेंगे। ये तय हुआ था कि इसको 2027 तक नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि 2017 में होने के बाद फिर 10 साल का टाइम था, तो ये कमिटमेंट की गई थी इस हुकूमत की तरफ से कि इसको हम अर्ली कर लेंगे, लेकिन इसको हमें नोटिफाई। वैसे मेरे पास आपके लिए सवाल था कानूनी मामलात के हवाले से। ये जो जुबैरी साहब बात कर रहे थे, अगर मुख्तसर मुझे बता दें, वो कह रहे हैं कि ठीक है ये अदम एतमाद तो एक आईनी कानूनी रास्ता है, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज भी देखनी होगी कि हुकूमत की मेजोरिटी को किस तरह से माइनॉरिटी में बदला गया। सर ये इसके लिए जो प्रोसेस है वो सारे का सारा किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे वो इत्तेहादी जो उस वक्त पीटीआई के साथ आए थे जी, उनको कौन सी चीज़ ऐसी है जिसने बांध रखा था कि वो मुसलसल उसके साथ रहें, और क्या इससे पहले हमने कभी ये नहीं देखा कि कुछ बहुत से इत्तेहादी जो हैं वो अपोजिशन में बैठे हुए होते हैं और उठ के हुकूमत में चले जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो एतमाद का वोट वजीर आजम का, जब वजीर आजम ने खुद लिया था, उसमें भी सेनेट का मामला। आप 2008 की असेंबली में चले जाएं, 2008 की असेंबली में चले जाएं, उस वक्त मुझे अच्छी तरह से याद है कि PMLN और PPP मिल के हुकूमत बना रहे थे जी, ये अलाइज थे, और जो अपोजिशन का कैंडिडेट था उसका नाम था डॉक्टर फारूक सत्तार, MQM की तरफ से। उनको नामजद कर दिया गया, और उनकी नामजदगी के 3 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उन्होंने कहा जी हमने फैसला किया है कि हम हुकूमती इत्तेहाद के साथ जा रहे हैं। चुनाचे उनको छोड़ के फिर परवेज इलाही साहब जो हैं वो उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, और फिर उसके बाद आपने देखा कि PMLN वहाँ से निकल के वो अपोजिशन में आ गई, और अपोजिशन में बैठी हुई ये PMLQ जो है वो उठ के वहां चली गई, और इस शान से गई कि कुछ अरसे के बाद परवेज इलाही साहब जो हैं, अगली उनकी जो कैबिनेट थी उसमें वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। और ये भी मैं याद दिला दूं, परवेज इलाही साहब का 13 दिन पहले का बयान था कि ये मुल्क तोड़ने वाली जमात है, पीपल्स पार्टी को उन्होंने कहा ये मुल्क तोड़ने वाली जमात है। 13 दिन पहले का स्टेटमेंट है, और 13 दिन के बाद जो है वो वजीर के तौर पे ओथ ले रहे थे। तो ये टूट फूट होती रहती है, ये तादियों का मामला है। और दूसरी बात जो है, अगर वो देखा जाए कि वो अक्सरियत उनकी खत्म हुई है उनके अपने मेंबर्स के जरिए से, उसका प्रोसेस मौजूद है। 63A
की कार्रवाई करें और उसके बाद उनको जो है वो डिसीट करवा दें। जी बिल्कुल, लेकिन वोट उनका अगर जो भी होगा वो वोट काउंट हो जाएगा, उसके बाद उनकी रुकनियत मुअत्तल करवाई जा सकती है। सजा ही इस बात की मिलेगी कि उन्होंने वोट क्यों पार्टी लाइन के खिलाफ दिया, लेकिन अगर वोट नहीं देते तो उससे पहले हवा में तो आप कोई फैसला एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नईम हनीफ साहब, क्योंकि सारे मामला इंटरलिंक है ना। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पे नजर रखी हुई है, पंजाब वाले इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस केस को, इस फैसले को देखते हुए? पंजाब वाले वही सोच रहे हैं जो नदीम मलिक साहब थोड़ी देर पहले सोच रहे थे कि आज के दिन के बाद कोई भी बड़ी तकरीब होगी उसको रिपोर्ट हम इस तरह किया करेंगे कि फ़लाँ तकरीब में मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी के गद्दारों ने शिरकत की, उसमें वकला भी थे, उसमें एंकर्स भी थे, उसमें सहाफ़ी भी थे, उसमें डॉक्टर्स भी थे। तो यहाँ तो जो है वो गद्दारी से बचने के लिए और गद्दार करार देने के लिए इस वक्त जो है मुख्तलिफ जमातों के मीडिया सेल्स में मोअज़्ज़ज़ जजेस मैं आप मलिक साहब हम आएंगे और गद्दारों की लिस्ट में नहीं साहब हम लोग आएंगे मैं प्रोटेस्ट करूंगा। किरण का नाम डाल देना यार। एक जो है ना वो आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात जो आसिम करमानी साहब से पूछ रही थी मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, मैं उस वक्त ये बात करता था जब जावेद लतीफ कहते थे वो अभी के अभी आए, राना सनाउल्लाह कहते थे मैं उनको लेने जा रहा हूँ, सबसे पहले तारीख दी थी उन्होंने, उनको लेके आ रहा हूँ। तो और मैंने तब आपसे कहा था कि उनका जो इलाज है वो किसी डॉक्टर के पास नहीं है, नवाज शरीफ साहब का इलाज इमरान खान की हुकूमत के खात्मे में है, और जब तक इमरान खान की हुकूमत का एक घंटा भी बाकी बचेगा नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं लौटेंगे। ये फैसला उन्होंने हुकूमत के खात्मे के बाद करना है, उन्होंने आना है या नहीं आना। और जहां तक बात है अब एक नया पंडोरा बॉक्स ना खुल जाए कि जो इलेक्शन कमीशन को बुला लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही नवाज शरीफ साहब की वो टेस्ट की रिपोर्ट्स भी सामने आ जाएंगी, जिससे पता चल जाएगा कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं या नहीं आ सकते। जी फिर तो इस फैसले को रूहानी फैसला भी कहना चाहिए कि फौरन वो सेहतियाब हो सकते हैं इस फैसले से। मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज भी जो है अर्ली इलेक्शन के हवाले से ऑपोजिशन भी एक पेज पर नहीं है। मेरी इतलात ये हैं कि डे फर्स्ट से नून लीग अर्ली इलेक्शन की हामी थी, आज भी जो पीपल्स पार्टी है वो अर्ली इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहती। मौलाना फजलुर रहमान को जो है वो राजी कर लिया गया है, और ये बिल्कुल एक आया बात है कि पीपल्स पार्टी सिंध में उसकी हुकूमत है वो 1.5 साल की कुर्बानी नहीं देना चाहती। पहले तो इनको एक पेज पे आना होगा, और कहीं ना कहीं ये बात भी मौजूद है कि इस निगरान सेटअप में मरियम नवाज और नवाज शरीफ भी शायद चाहते हैं कि इसमें शहबाज शरीफ साहब का शौक भी पूरा हो जाए, हमजा शहबाज जो है वो पंजाब में वजारत आला जो है वो एंजॉय कर लें। और अगर सूरत हाल बेहतर होती है तो मैं आज फिर ये दावा कर रहा हूँ कि जनरल इलेक्शन में अगर सजा खत्म हो जाती है, नाअहली खत्म हो जाती है, तो शहबाज शरीफ वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं होंगे। एट द 11th आवर वजीर आजम के उम्मीदवार दोबारा मियां नवाज शरीफ होंगे। अच्छा इमरान, आपके पास क्या इत्तलात हैं अगर ये फैसला वापस से रिवर्स हो जाता है, 3 तारीख वाले उस पर चला जाता है, असेंबलियां तोड़ने के हवाले से फिर हुकूमत क्या सोच रही है, फिर इस्तीफों के हवाले से हुकूमत क्या सोच रही है, फिर किस नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे? अगर ये तमाम चीजें रिवर्स होकर वो 3 अप्रैल वाला मामला सारा हो जाता है कि फिर वो दोबारा से डे 7 काउंट किया जाए, अगेन दोबारा वोटिंग करवाई जाए। अच्छा देखें, एक तो ये थोड़ी सी मैं बात गद्दारी के ऊपर कर लूं। कोई किसी को गद्दार नहीं कह रहा पाकिस्तान में, और ना किसी ने किसी को गद्दार करार दिया है। मामला क्या है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अमरीकी साजिश के आलाकार बने, वो सबको गद्दार नहीं कह रहे, उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं कहा। बल्कि किरण, ब्रेक से पहले आप बता रही थी, पिछले जब हम दोबारा ट्रांसमिशन कर रहे थे, आप ही ने याद दिलाया था कि इमरान खान ने कहा था कि लोग उनके आलाकार बन रहे हैं और उनको पता भी नहीं है कि वो किन हाथों में खेल रहे हैं। आप जाने अनजाने में। बिल्कुल बिल्कुल, कोई गद्दार नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में कोई गद्दार नहीं है, किसी ना किसी को गद्दार डिक्लेयर नहीं किया। मेरे ख्याल में इसको इन चीज़ों को ऐसे अगर हम करेंगे तो पाकिस्तान में क्यास और अनारकी बढ़ेगी। बढ़ाना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई किसी को गद्दार नहीं कह रहा। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि बैरून मुल्क ने पाकिस्तान में रिजीम चेंज करने की कोशिश की। जी मैं बात कर लूँ, बैरून मुल्क से किसी ने रिजीम चेंज करने की कोशिश की, और वो जो रिजीम चेंज करने की कोशिश है उसमें कुछ अंदरूनी हाथ इस्तेमाल हुए। नवाज शरीफ साहब की हुसैन हक्कानी से मुलाकात उसके अंदर शामिल की जाती है, और उसके अलावा कुछ लोगों ने, कुछ चंद लोग, नदीम मलिक तो गालिबन नहीं है उनके अंदर, आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, और हमारे और दोस्त जो यहाँ बैठे हैं वो भी नहीं है। कुछ लोग उसके अंदर ऐसे हैं जो अमरीकियों से मिलने के बाद उन्होंने अपना किबला बदल लिया।
उन्होंने अमेरिकन से मुलाकातों के बाद अचानक उनको फराह खान बुरी लगना शुरू होगी, वरना वो इक़्तिदार की सीटों पे बैठे थे और सीट की गरमाइश इतनी अच्छी थी कि उन्होंने पूरे 3.5 साल तक कभी हमारे चिल्लाने के बावजूद, हमारे चीखने के बावजूद उन्होंने कभी फराह खान को या उस्मान बुज़दार को बुरा नहीं कहा, बल्कि वो अपनी नौकरी करते रहे उसी तनख्वाह के ऊपर। इमरान वो जहाज किसका है जिसमें उनकी तस्वीरें आई हैं? इमरान वो जहाज किसका है जिसमें उनकी तस्वीरें आई हैं? आप बताएं किसका है? बुज़दार का तो नहीं है, बुज़दार का भी नहीं है। तो फिर एक तो बंदा पाकिस्तान में जहाज जिन लोगों के पास है उनके, हाँ ये आप बता दें किसका है। मेरा तो नहीं है जहाज नदीम भाई, लेकिन जिसका भी जहाज है, मैं तो मेरे ख्याल है जहाँ रहता हूँ इस्लामाबाद में यहीं से किसी का है। मेरा ख्याल है मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ यहीं से किसी का। जिस जहाज में कराची से पैसे आए थे वो जहाज किस एयरपोर्ट पे उतरा था, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब ये चीजें जो हैं इनके अंदर अगर उसको भी पता कर लें, लेकिन ये जिस जहाज में इसकी तस्वीर है वो जहाज किसका है? मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ इस्लामाबाद में, मुझे लगता है ये वहीं का जहाज है। नहीं, अगर आप जानते हैं तो आप बता दें, अगर आप जानते हैं तो आप बता दें नदीम भाई, इसमें तो मेरी भी ये शुबा तो यही है मेरे नॉलेज में। मैं तो आपसे इमरान एक और इसी में ये जहाज के साथ साथ एक और चीज, मुझे तो वो येलो ड्रेस बड़ा प्यारा लगा था। बहरहाल मुझे आप ये बताइए कि वो आप इतने अरसे तक कहते रहे, वजीर आजम साहब से आपकी मीटिंग्स भी हुई, इनफैक्ट वो खत भी आपने दिखाया, तो जब बाकी सारे लोग नहीं सुन रहे थे तो इमरान खान साहब भी क्यों नहीं सुन रहे थे? उनको भी तो पता चल रहा होगा ना, उनके कानों में भी तो जारी होगी। शायद आपने खुद जब आपकी उनकी बिलमशाखा मुलाकात हुई आपने उनको बताने की कोशिश की। देखें नहीं, इमरान खान कोई आसमान से तो नहीं उतरा, या उसकी सारी चीज़ें ठीक तो नहीं हो सकती। उस्मान बुज़दार के मामले के ऊपर मेरा पहले दिन से बड़ा इख्तलाफ है। मुझे लगता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पंजाब की अवाम हो, वो उस्मान बुज़दार से बेहतर वज़ीर आला डिज़र्व करते थे। लेकिन अगर आप आज कंपैरिजन करें ना शहबाज शरीफ और उनके बच्चों की कारस्तानियों का उस्मान बुज़दार के साथ, तो उस्मान बुज़दार 3 पहिए वाली साइकिल चला रहा है पुजारों के मुकाबले में। जो तबाही शहबाज शरीफ और उसके खानदान ने फेरी है, उस्मान बुज़दार का मुकाबला उनके साथ ऐसी है जैसे 3 पहियों वाली जो बच्चों की साइकिल होती है ना, उसका मुकाबला आप पुजारों वाली गाड़ी के साथ कर लें। तो बहरहाल हमें करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में कवेले की टकरें नहीं मारनी चाहिए। जब नमाज का वेला था, इमरान वैसे इस एरा के जो एंकर्स हैं मैं उनमें शामिल करती हूँ, हम जैसे फ्रेश एंकर्स हैं, हम लोग शायद ज्यादा इमरान खान से एक्सपेक्ट करते थे क्योंकि हमने उनकी बहुत ज्यादा, उन्होंने बहुत कुछ दिखाया था, तो इसलिए उनसे एक्सपेक्ट ज्यादा किया जाता था। फारूक नाइक साहब कहते हैं, मैं आती हूँ, मैं दोबारा आती हूँ। 1 मिनट जी आप कहते हैं इमरान खान से एक्सपेक्ट करते थे। मेरे ख्याल में जिन हालात के अंदर उसको हुकूमत मिली और जिस तरह के उसके लिए हालात थे, उसने जितना बेहतर परफॉर्म कर सकता था उसने किया है, जिस तरह के लोगों के साथ वो मौजूद था। सही, मैं ये कहता हूँ। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं। फारूक नाइक साहब ने भी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए आवाज उठाई। मुझे मायूसी नहीं हुई क्योंकि उसने पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाई। मुझे मायूसी नहीं हुई इसलिए कि उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा। इमरान, मेरा वो प्रोग्राम था जो कि इमरान खान साहब ने अपने पेज से खुद शेयर किया था, तो इस्लामोफोबिया के हवाले से जब बात की है, जो मैंने बात की थी, जिस तरह से खिराज तहसीन पेश किया था, तो मेरा प्रोग्राम था जो इमरान खान साहब ने अपने पेज से शेयर किया था, तो मैंने उनको प्रेस किया था। जो उन्होंने इकदाम किए उस पर जरूर उनको कहा। अच्छा, अभी मैं जरा चाह रही हूँ फारूक नाइक साहब की बात सुनवा दूं। इमरान, फारूक नाइक साहब की बात सुनवा दूं। वो ऑब्जर्वेशन के हवाले से कुछ बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन से ऐसा लगता है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो मुस्तरद की जाएगी। उनकी बात सुनिए, फिर बात करते हैं। पंजाब में तो वैसे एक मुसीबत पड़ी हुई है, उधर हो सकता है वो डिज़ोल्व कर दे, हो सकता है। बाकी जो 3 हैं उनके ऊपर चीफ मिनिस्टर्स पे डिपेंड करता है वो क्या फैसला। आपका तजुर्बा क्या कहता है, किसके घबराने का वक्त है? पाकिस्तान की बका, जमहूरियत की बका और आइन की बालादस्ती का। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैसला आने वाला है और जैसे जैसे सुइयां बढ़ रही हैं आगे, वैसे वैसे ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान की दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट फैसला है, इतना तारीखी फैसला है। किसी के लिए बेहतरीन फैसला होगा और किसी के लिए यकीनन ये बड़ा मुश्किल फैसला होगा जिसको शायद हजम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 8:01 का वक्त हो चुका है, 7:30 बजे का वक्त दिया गया था, थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन ये फैसला महफूज है और कुछ ही देर में ये सुना दिया जाएगा। इमरान ने एक बड़ा खूबसूरत टॉपिक छेड़ दिया इमरान खान की परफॉर्मेंस के हवाले से। जब हमने इस ट्रांसमिशन का आगाज किया था गालिबन 12-13 दिन पहले, तो उस वक्त मैंने पहला क्वेश्चन रखा था कि खान साहब की परफॉर्मेंस में कहां पर ऐसे फॉल्ट्स आए कि जिसकी वजह से ये सारा मामला इस तरह का सामने आ गया। लेकिन फिर उसके बाद ये सवाल इस वजह से पीछे रह गया क्योंकि अदम एतमाद का मामला आ गया, और अदम एतमाद के मामले के बाद आज हम अब उससे जजमेंट के इंतजार में बैठे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या फैसला सामने आता है। इमरान की राय सामने आ गई है। वो कह रहे हैं कि जिस किस्म के हालात इमरान खान साहब को मिले
के अंदर रहते हुए इमरान खान साहब की बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है अगर हम पिछले दरबार से उनका मुकाबला किया जाए। जी जी, अच्छा चलें, आप अपनी राय मुकम्मल कर लें, फिर मैं इसको मलिक साहब की तरफ लेकर आती हूँ। देखें, मैं आपको ये अर्ज कर रहा था, इतना आसान भी नहीं था। बहुत सारे मुल्कों पे बहुत सारे टेंट पड़े, बहुत सारी मुश्किलात हुई हैं। इमरान खान साहब के साथ जो टीम थी उसके बावजूद उन्होंने, मुझे लगता है, बेहतर परफॉर्म किया है। मेरे जैसे एक आम आदमी को, यानी महंगाई किस दौर में नहीं बढ़ी है? के दौर में नहीं बढ़ी, PMLN के दौर में नहीं बढ़ी, क्या ये चीजें नहीं बढ़ती रही? नवाज शरीफ साहब जब छोड़ के गए थे तो रोटी कितने की थी, वापस आए तो कितने की थी, और जब वो दोबारा छोड़ के गए फिर कितने की थी? ये चीजें बढ़ती रही हैं, आइंदा भी बढ़ती रहेंगी। लेकिन पाकिस्तान आगे बढ़ जाता है, लोगों की आमदन बढ़ जाती है। कोविड की वजह से लोगों की आमदन के ऊपर फर्क पड़ा था। अभी जो पाकिस्तानी जो आदादोशुमार आए हैं, 55 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं इन 3.5 सालों के अंदर। और ये आदादोशुमार जो है वो बाकायदा एस्टेब्लिश्ड है, अपोजिशन के लोगों ने इनको शेयर किया है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही बुरा हुआ है। आज इमरान खान की शक्ल अच्छी नहीं लग रही तो सारा कुछ ही हम बुरा कह रहे हैं। क्या दुनिया में किसी लीडर ने, पाकिस्तानी लीडर ने पिछले 40 साल के अंदर इस तरीके से इश्यूज को फेस किया था? नहीं किया था। क्या किसी ने इस तरह पाकिस्तानियों की इज्जत करवाई थी? नहीं करवाई थी। सऊदी अरब के बादशाह ने पूछा क्या चाहिए, उसने कहा जी मेरे लोगों को छोड़ दो। मलेशिया में क्या करवाया? वहां श्रीलंका के अंदर वो दफन नहीं कर रहे थे मुसलमानों को, वहां पे भी इजाजत लेकर दी। यानी उसके अंदर कमजोरियां हो सकती हैं। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि हम अपने गरीबों को खिलाएं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप इसके ऊपर बात करते हैं तो एक अलग प्रोग्राम रख लें कि इमरान खान ने अच्छा क्या किया और बुरा क्या किया। वो बहुत बुरा होगा, लेकिन उनसे बहुत अच्छा है जो इससे पहले गुजरे हैं। और एक बात मैं आपको साफ बता दूं कि इस वक्त उसके खिलाफ जो आलमी साजिश हो रही है ना, सब कुछ भूल के उसके साथ खड़े होने का वक्त है। ये वक्त नहीं है उसको छोड़ने का। इस वक्त वो अमेरिका के साथ टक्कर है उसकी, वो आलमी साजिश का मुकाबला कर रहा है। इस वक्त अगर वो गलत भी है तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। यानी मेरे भाई को कोई मार रहा हो, इमरान, अगर ये साजिश साबित हो जाती है तो आप यकीन कीजिए जितने भी चेहरे इस वक्त स्क्रीन के ऊपर बैठे हुए हमारे नजर आ रहे हैं, और मैं ये कहती हूँ कि ऑपोजिशन भी इनफैक्ट कि तमाम लोग, अगर ये साजिश साबित हो जाती है तो तमाम लोग ही शायद इमरान खान साहब के साथ ही खड़े हुए होंगे, क्योंकि कोई भी हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मुहिब्बे वतन ना हो और जो वतन के लिए इस तरह से बात ना करे। मैं अब मुझे इजाजत दीजिए ना कि मैं मलिक साहब की तरफ लेके जाऊं इस सवाल को। मलिक साहब, आगाज के 6 महीने वजीर आजम साहब को समझ नहीं आया कि करना क्या है। उसके बाद का 1.5 पौने 2 साल सर कोविड की नजर हो गया, और अब जो आगे के मजीद ये 6-8 महीने का अरसा है, ये सारा का सारा की साजिश की नजर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो इमरान खान साहब ने बेहतरीन परफॉर्म किया। मलिक साहब, अच्छा, मैं डे बिफोर यस्टरडे शिबली फराज साहब थे मेरे साथ प्रोग्राम में, तो उन्होंने लाइव प्रोग्राम में मुझे कहा कि इमरान खान की परफॉर्मेंस के ऊपर तुम्हारी क्या राय। तो ये इमरान जो बात कर रहे हैं, मैं जो जवाब पहले दे चुका हूँ, दोबारा उसको दोहरा देता हूँ। मैंने उन्हें कहा था कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के अंदर इमरान ने तकरीर की जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो सवाल उठाया और इस्लामोफोबिया पे जो उसने आवाज़ उठाई, तो अल्लाह ताला के घर तो मेरी दुआ है कि उसको इन्हीं 2 कामों के ऊपर माफ़ी मिल जाए। ये 2 बड़े काम हैं जो उसने किए हैं, लेकिन लोगों के लिए जो गुड गवर्नेंस देनी थी उसमें इमरान नाकाम हुआ है। जो बातें 2 उसकी अच्छी हैं वो भी बयान करनी चाहिए, जो 2 बुरी हैं वो भी बयान करनी चाहिए। एज ए पर्सन पूछें कि इमरान खान ने पैसे कमाए हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान रुपया 10 रुपये 100 रुपये 5 रुपये पकड़ने वाला आदमी है। बहुत ही मुझे दुख होगा जिस दिन मुझे पता चला कि इमरान पैसे पकड़ रहा है। लेकिन इमरान के साथ फरा पैसे कमा रही हो और इमरान को पता ना हो, बुज़दार पैसे कमा रहा हो, इमरान को पता ना हो, सरवर खान ये रिंग रोड प्रोजेक्ट के अंदर उसके करीबी दोस्त और सरवर खान पैसे कमा रहे हो, पता ना हो, PIA तबाह हो जाए उसको पता ना हो, उसकी इकनॉमिक टीम वो जो जिसकी वजह से रुपया हमारा 188 पे खड़ा हो, और हम एक ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं कि पता नहीं 30 जून को हमने दोबारा IMF के आगे हाथ जोड़ने हैं कि हमने बायलैटरल क्रेडिटर से कहना है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें 6 माह की मोहलत दे दो। इसे कहते हैं टेक्निकल टर्म में डेट एरियर्स बिल्ड करना, हम वो करने ना जा रहे हो। तो वो नाकामियाँ इमरान खान की हैं। एक ऐसे शख्स को एनर्जी सेक्टर का वजीर लगा दिया जो सिर्फ पसंद था उसे, तो लेकिन LNG के वो कार्गो ख़रीदना भूल गया। सज़ा किसको मिली? पाकिस्तानी कौम को। हम LNG वो लेते रहे हैं जो चोरों डाकुओं ने, शायद खाकान अब्बासी ने डील की हुई थी कतर से, वो LNG आती रही है। जो इन्होंने LNG लेनी थी वो ले ही नहीं सके। पहले साल लगाया असद उमर को फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको पता ही नहीं था इकॉनमी को कैसे मैनेज करना है। 8 माह 605 में गुजर गए, हम डूब गए। जब डूब गए तो फिर याद आया कि अब फाइनेंस मिनिस्टर बदलते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर बदला तो उसको लगाया जो पहले एक दफ़ा नाकाम हो के जा चुका था, ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड, IMF का फॉर्मर एम्प्लॉई, उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहा है जिसकी सज़ा पूरी पाकिस्तानी कौम को मिल रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? इमरान खान। शहजाद अकबर को लगा के 5 साल 4 साल विच हंटिंग पे लगे रहे।
2 बड़े केस थे। मैं 10,000 दफ़ा ऑन एयर कह चुका हूँ कि करप्शन के 2 बड़े केस थे। एक था आसिफ जरदारी का जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थी, एक था शहबाज शरीफ के बच्चों का जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थी। जरदारी और फरियाल तालपुर को जो NRO है इमरान खान ने अपने हाथों से दिया PDM तोड़ने के लिए। अदरवाइज बशीर मेमन की रिपोर्ट बड़ी अच्छी वेल डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट थी। आज वही बशीर मेमन अपनी जमानतें करा के लाहौर हाई कोर्ट से भागता फिर रहा है, वही इमरान खान उसके पीछे लगा हुआ है। ये इमरान खान की एक उसके करैक्टर की खामी थी। वो जितनी अपनी गवर्नेंस की नाकामी थी वो अपोजिशन के बंदों का एहतसाब के नाम के ऊपर विच हंटिंग करता रहा। करोड़ों रुपए जाया हुआ है। शाहिद खाकान के ऊपर करप्शन नहीं थी, एहसन इकबाल के ऊपर करप्शन नहीं थी, मिफ्ता इस्माइल के ऊपर करप्शन नहीं थी। उनको 8-8, 10-10 माह वो रियासत मदीना का नाम लेके जेल में डाला गया। फिर रियासत मदीना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिसालें देकर वो सोशल मीडिया टीम के ज़रिए जो कुछ ये होता रहा यहाँ पर, वो मैं उनको मशीनी चूज़े कहता हूँ। वो बच्चे हैं इस कौम के, पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, कोई मास्टर करके आया हुआ है, किसी ने नाम के साथ डॉक्टर लिखा हुआ है, PhD करके आया हुआ, बाहर से पढ़ के आएंगे, मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे, लेकिन तरबियत उनको ये दी जाती है कि मेरे जैसे और खालिद अजीम जैसे लोग जो उनके बाप की उम्र के होंगे उनको गाली कैसे निकालनी है। ये मैटर नहीं करता कि उसने सच लिखा है या झूठ लिखा है, उसको गाली कैसे निकालनी है। इसी हुकूमत में उनके वज़ीर वो लोग हैं जिनको शाम 6 बजे के बाद बाज़ों का, सारों का नहीं, 2-4 लोग ऐसे हैं, मशीर में से भी और वज़ीर में से भी करैक्टर ऑन एयर बयान नहीं किया जाता। तो आप ऑन एयर तो पाकिस्तानी कौम को रियासत मदीना का दर्स दें और शाम को जाके वो सारा कुछ आपके दाएं बाएं वही लोग करें जो पिछले 70 सालों से पाकिस्तान में लोग कर रहे थे, तो फिर रियासत मदीना नहीं है ये। तो दूसरा इशू ये है कि आप सियासत करने जाएं तो आप कहें कि ये अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, वहाँ पर मज़हब का इस्तेमाल करें, ये भी रियासत मदीना के असूलों के मुनाफी है। मज़हब का इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए, ज़ाती गेंस के लिए नहीं हो सकता। इससे मुखालफिन उस चीज़ को तज़हीक का निशाना बनाएंगे। ये उनकी कमज़ोरियाँ थीं। एक्सप्लॉइट करना ना, मज़हब का नाम लेके एक्सप्लॉइट करना लोगों का जज्बा सबसे बहुत आसान होता है। एक मेहनती आदमी है, हार्ड वर्किंग है, हार नहीं मानेगा। मैं तो बार बार कहता हूँ हार नहीं मानेगा। आज कोर्ट का जो भी डिसीजन आ जाए ये अफरा तफरी अभी चलेगी, लेकिन ये एक तो नकम्मी टीम, उसके साथ ही खोटे सिक्के। वो बेनज़ीर भुट्टो की जो पहली हुकूमत थी 88 से 90 वाली, उसको अंडर 19 कहा जाता था कि ये बेनज़ीर के पास अंडर 19 है। तो इमरान खान के पास में अंडर 19 टीम थी, उनमें से परफॉर्मर कोई नहीं था। एक्सपोर्ट्स की जितनी ग्रोथ है वैल्यू ड्रिवन है, क्वांटिटीज़ की नहीं है। रुपया हमारा 100 से 200 पे चला गया, एक्सपोर्ट में क्वांटिटीज़ में ग्रोथ नहीं हुई है। तो वो किस चीज़ की शाबाशी? 4 साल में 5 मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील कर करके देख क्यों? इसका मतलब है कि इनके पास वो टीम है ही नहीं। अभी गर्मियों का आगाज है ना, तो पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है। तो जो वजीर जिसको लगाया था उसको पकड़ के तो कोर्ट मार्शल नहीं करना चाहिए कि बता भाई, ये तो कहते थे कि बिजली के कारखाने पैसे खा के ये जो शहबाज शरीफ ने लगा दिए हैं CPEC के अंदर, तो बिजली कहाँ गई? बिल्कुल, कोई जवाब देगा मुझे इसका? मलिक साहब, इसको बढ़ाते हैं आगे। मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं गैर आईनी रूलिंग देकर तहरीके अदम एतमाद का फैसला वापस लिया जाए। जो गैर आईनी रूलिंग दी गई है उसके हवाले से वो कह रही हैं कि ख़त्म किया गया इसे, हम चाहते हैं कि आइन के तहत अदम एतमाद की वोटिंग करवाई जाए। ज़रा उनकी गुफ्तगू सुनिए, क्या कह रही हैं। होगा क्या मुस्लिम लीग? देखिए, हमें जो आइन का तरीका है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट के अंदर है, जिसमें को इन्होंने गैर आइनी रूलिंग देकर मुस्तरद किया, गलत मुस्तरद किया, उसको बहाल करना चाहिए। पार्लियामेंट को बहाल करना चाहिए, आइन को बहाल करना चाहिए और आइनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग करानी चाहिए और फिर पार्लियामान को ये हक देना चाहिए कि वो उसके बाद क्या रास्ता। देखिए, इलेक्शन तो का ऐलान हमने किया था। ये जो ठेकेदार बन रहे हैं आज, इलेक्शन का ऐलान जिन्होंने किया था, जिन्होंने आवाम की रोटी, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी की होती है ना, वो इलेक्शन में नहीं जाते। वो ये साजिशें, इस किस्म की मदीना के नाम पर सियासत, करप्शन का नैरेटिव, ये काम करते हैं। हमने आवाम की खिदमत की है। ये खबरें आ रही है कि कुछ 2 दिन पहले एस्टेब्लिशमेंट की मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकात हुई है, उसमें क्या है? ये खबरें और ये बातें अभी नहीं, अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाअल्लाह आइन की हिफाजत का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आइन की हिफाजत का फैसला होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब साहिबा मौजूद और वो बात कर रही थी। इस वक्त अब ऑलमोस्ट अपोजिशन के लोग, हुकूमत के लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इस फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। 40 मिनट्स काउंटडाउन चल रहा है, 40 मिनट्स हो चुके हैं, अब इंतज़ार किया जा रहा है। ज़रा सी ताख़ीर हो रही है क्योंकि 7:30 बजे ये फैसला आना था, लेकिन अभी 40 मिनट्स का टाइम गुजर चुका है। इंतज़ार किया जा रहा है कि क्या फ़ैसला आता है और ये वो फैसला होगा जो पाकिस्तान की सियासत का अगला रुख बताएगा कि अब पाकिस्तान की सियासत में क्या होने जा रहा है। मलिक साहब अभी जो बात कर रहे थे कि इमरान खान के हवाले से कि वो
हार्ड वर्किंग है इमरान। और अब लास्टली वजीर आजम साहब ने ये कहा भी था कि अगर मुझे इस तरह से हटाया गया, अगर मुझे इस तरह से निकाला गया तो मैं बैठूंगा नहीं, मैं सड़कों पर आऊंगा। कोई प्लान डिस्कस किया है उन्होंने आपके साथ कि अगर आज ये अब जजमेंट आ जाती है, ऐसी जजमेंट आ जाती है कि जिस पर फिर दोबारा से सारे मामला उसी तरफ चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद इमरान खान का अपना स्टांस क्या होगा? उनकी टीम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो सोच रहे हैं वो तो सोच रहे हैं, लेकिन इमरान खान का अपना विजन क्या है, वो आगे क्या करने जा रहे हैं? देखिए, प्लान वो मेरे साथ तो नहीं डिस्कस करेंगे और ना मेरे कोई ऐसा मैंडेट है कि मैं उनके साथ प्लान डिस्कस करूं। मैं तो खबरें निकालने के लिए जाता हूं कहीं पे भी, अगर तो कोई खबर मिल जाए तो वो आप इसीलिए तो पूछ रही हूं कि आपको कोई खबर मिली? हाँ, ये ऑब्जर्वेशन जो है ना, नहीं मेरे साथ प्लान नहीं डिस्कस किया उन्होंने। खबर के मामले में ये है कि जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है या जो उन्होंने खुद भी कहा, वो मुकाबला तो करेंगे इमरान खान साहब। जहां तक बात है इमरान खान की गवर्नेंस की, उसके अंदर हम कीड़े निकाल सकते हैं और शहबाज शरीफ की गवर्नेंस में भी कीड़े निकाल सकते हैं, आसिफ अली जरदारी की गवर्नेंस में भी कीड़े निकाल सकते हैं। इन सब ने एक से बढ़ के एक पाकिस्तान को परफॉर्म किया है और एक से बढ़ के एक पाकिस्तान को लूटा भी है। लेकिन देखें, दो चीज़ों पे तो हम बड़ा कमिटेड हैं कि हमें सबको पता है। नंबर एक, इमरान खान करप्ट नहीं है, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ करप्ट हैं, ये सबको पता है। अच्छा, ये भी सबको पता है कि इमरान खान ने नामूस रसालत के लिए और इस्लामोफोबिया के खिलाफ दुनिया भर में आवाज़ उठाई है, बाकी दोनों ने नहीं उठाई। वो इसके बारे में बात करने से डरते थे। इमरान खान ने पाकिस्तानी कल्चर पर वो डरता ही नहीं है, हर जगह पे शलवार कमीज पहन के जाता है, खुल के दुनिया के साथ बात करता है, घबराता नहीं है। ये हर जगह पे लाल टाई पहन लेते थे। अमेरिका का 3rd क्लास चपड़ासी भी आता था तो लाल टाई और पेंट कोट पहन लेते थे, सिर्फ इसलिए कि ये यानी वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात ही नहीं कर सकते। वो तो खुद जहनी तौर पर मफलूज और गुलामी तस्लीम किए हुए लोग हैं। तो मामला ये है कि अब अगर इसका मुकाबला हो रहा है ना उनके साथ, बाहर से इसके ऊपर हमला हो रहा है, तो बैरूनी हमलावर जब आएगा, हम सारे गैर मशरूत तौर पे अपने वजीर आजम के साथ खड़े हो जाएंगे। मेरे पास कोई चारा या कोई ऑप्शन नहीं है इमरान खान का, चाहे वो बुरा है चाहे वो अच्छा है। इस वक्त उसको बाहर से हमले का सामना है, इस वक्त उसके साथ खड़े होना है। कल को उसको देख लेंगे, उसका एहतसाब भी कर लेंगे, उससे पूछ भी लेंगे, उससे सवाल भी उठा देंगे, उससे जवाब भी मांगेंगे, उसको बेहतर गवर्नेंस के लिए भी कहेंगे, सारा कुछ करेंगे। लेकिन आज उसके साथ खड़े होने का वक्त है, क्योंकि जिस वक्त बाहर से हमला हुआ है तब उसके साथ खड़े होंगे। मलिक साहब ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? जी मलिक साहब। हाँ, मैं इसके ऊपर, हम लोग काफ़ी अरसे से रिपोर्टिंग में है, तो इस प्रोफेशन के अंदर खालिद साहब भी और मैं भी है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो रजीम चेंज हुआ था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था, जिसको एक्सटर्नल पावर्स ने चेंज किया था, क्योंकि पाकिस्तान एटॉमिक सलाहियत हासिल, एटमी सलाहियत हासिल करने जा रहा था। मेरे ख्याल में उसकी बाकायदा एक अगर तहकीक की जाए तो हमें अमेरिका के उसमें फुटप्रिंट्स मिल जाएंगे। जनरल ज़िया का प्लेन क्रैश, वो मेरे ख्याल में अनदर प्लेन एक्सटर्नल एफर्ट थी रजीम चेंज की, उसमें भी हमें हो सकता है कि जिनका मैं नाम पहले ले रहा हूँ उनके फुटप्रिंट्स मिल जाएं। दो इश्यूज़ ऐसे हैं जिसमें एक्सटर्नल ड्रिवन रजीम चेंज नहीं है। एक है 2014 का धरना जो इमरान खान ने दिया था, जिसमें पैट इनके इत्तेहादी बने थे। नून लीग वाले कहते थे लंदन प्लान, लंदन प्लान, लंदन प्लान। मेरे ख्याल में वो एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं थी, वो हमारे यहाँ जो दाखिली तकसीम थी उसका नतीजा था। और दूसरा, इमरान खान की हुकूमत का गिरना और इसके इत्तेहादियों का छोड़ना, ये एक्सटर्नल डिवन नहीं है। इसके इत्तेहादियों का छोड़ना और इसके साथियों का छोड़ना, ये वो लोग थे जिनको इस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें 2018 के इंतखाबात में प्लेट में रख के जहांगीर तरीन के जहाज़ में डिलीवर किया था। उसी जहांगीर तरीन को जब आप जेल में डालेंगे तो वो उसी जहाज़ में बिठा के उनको वापस ले जाएंगे। तो इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है, ये इनकी दाखिली तकसीम का नतीजा है। सेम पेज जब फटा था तो 2014 में नवाज शरीफ के लिए धरना देते हुए इमरान खान डी चौक में नजर आए थे। अब सेम पेज फटा है तो इमरान खान के तादीस का साथ छोड़ के चले गए। इन्वेस्टिगेशन करा लें चारों इवेंट की, और पहले दो में आपको फुटप्रिंट्स मिलेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस के। इवन बेनज़ीर की असैसिनेशन में आपको फुटप्रिंट्स मिलेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस के। वो मुशर्रफ के ऊपर ऐसी इल्ज़ाम तराशी हो रही थी। बड़ा इवेंट था भुट्टो की चेंज, बड़ा इवेंट था ज़िया का प्लेन क्रैश। ज़िया इस्लामी दुनिया में उस वक्त ताकतवर था, ज़िया को उस मौके के ऊपर मारा जाना, हटाया जाना इसलिए ज़रूरी था कि वो इस्लामी दुनिया में कद काट निकाल रहा था, जनरल ज़िया। इसी तरीके से भुट्टो उस वक्त इस्लामी दुनिया में कद काट निकाल रहा था, उसको मारा जाना ज़रूरी हो गया था। नवाज शरीफ की वो पोजीशन नहीं थी 2014 में, इमरान की वो पोजीशन नहीं है। इमरान ने तो इस्लामी दुनिया को 2 ब्लॉक्स में डिवाइड करने में रोल अदा किया। सऊदी अरब में जाके पैसे लिए उधार, फिर हमने कहा हम तो टर्की के ब्लॉक में जाएंगे, वो मलेशिया वाले ब्लॉक में जाएंगे। मलेशिया वाले ब्लॉक में जाने से फिर इंकारी हो गए क्योंकि उन्होंने पैसे वापस मांग लिए थे। तो फिर कहा कि हमारे दोस्त खफा हो रहे हैं। तो मैं इमरान को नहीं कहूँगा कि इस्लामी दुनिया का लीडर है। इमरान ने जो आवाज़ UN जनरल असम्बली में उठाई एज लीडर ऑफ पाकिस्तान,
एज ए मुस्लिम लीडर वो एक ताकतवर आवाज़ थी। जो इस्लामोफोबिया के लिए कोशिश की वो शाबाशी थी, लेकिन ये इस्लामिक उम्मा के लीडर के तौर पर या उसके नुमाइंदे के तौर पर नहीं उभर सके। वो 2 लोग उभरे थे, भुट्टो भी उभरा था, उसको मार दिया गया, जनरल ज़िया भी उभरा था, उसको मार दिया गया। आज इन्वेस्टिगेशन करा लें, किसी पार्लियामेंट को इख्तियार दे दें, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को इख्तियार दे दें, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इमरान के हटाने के पीछे एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। इनका सेम पेज फट चुका है, उस सेम पेज फटने का ये नतीजा है कि इनके इत्तेहादी इनका साथ छोड़ गए। ये वही इत्तेहादी थे जिनको साथ जोड़ा गया था, ये वही इत्तेहादी हैं जो अब टूट गए। वो न्यूट्रलिटी आ गई ना सर, वो वाली न्यूट्रलिटी जिसका हम मतलब समझते हैं, जानवर हो गया है। तो आप उसको उसके बाद फिर जवाब क्या तवक्को रखेंगे? जी बिल्कुल ठीक है। जुबैरी साहब, सर एक जनरल ओपिनियन ये आ रहा है कि जो केस का फैसला आएगा रूलिंग का, क्योंकि ये बड़ा वाजे हो चुका है, जिस तरह के रिमार्क्स सुबह से अब तक हमने देखे, रूलिंग को गलत करार दे दिया जाएगा और असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। एक ये जनरल परसेप्शन है सर। तो क्या ये मुमकिन है कि एक तरफ रूलिंग को, जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, उसको गलत करार दिया जाए और उसके फौरी तौर पर बाद में वजीर आजम साहब आए और उन्होंने असेंबली को तहलील करने का सदर साहब को कहा और विद इन हाफ एन आवर सदर साहब ने असेंबलियों को तहलील भी कर दिया। सर ये मुमकिन है जो ये परसेप्शन क्रिएट हो रहा है इस वक्त? देखिए, जो परसेप्शन तो यही है कि वो इस तरह से जजमेंट देंगे, लेकिन नेचुरली वो क्या कहते हैं उससे यहाँ तक कन्फाइन अपने आप को कोट कर सकती है कि जी सिर्फ असेंबली जो डिप्टी स्पीकर